Now today's topic is IFRS 15 और अगर हम ये कहें कि रेवेन्यू रिकग्निशन जो है ये बेसिकली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो मटेरियल या आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है उसका रेवेन्यू और उसकी रिकग्निशन और मेजरमेंट ही होती है। क्योंकि अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अगर देखें तो जो सबसे बड़ी फिगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आती है वो रेवेन्यू की ही होती है, ठीक है। और आपके जो एसेट्स की एफिशिएंसी है वो भी रेवेन्यू से ही मेजर होती है, क्लियर। तो इसलिए रेवेन्यू का प्रॉपर रिकॉर्ड होना और प्रॉपर मेजर होना ये बहुत ज़रूरी है। तो छोटा सा एक इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन स्टैंडर्ड का है, क्योंकि IFRS 15 ने ये जो छः डॉक्यूमेंट्स हैं इनको रिप्लेस किया है। बेसिकली प्रीवियसली जो रेवेन्यू रिकग्निशन था दैट वाज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क एंड रिवॉर्ड, कि अगर अंडरलाइन गुड्स या सर्विसेज के रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो जाते हैं कस्टमर को तो आप रेवेन्यू रिकग्नाइज कर सकते हैं। IFRS 15 ने जो कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क एंड रिवॉर्ड था उसको रिप्लेस किया विद द कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रोल, और ये कहा कि जब तक आपका जो कस्टमर है वो गुड्स का या सर्विसेज का कंट्रोल नहीं लेता तब तक आप ये नहीं कह सकते कि रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गया। तो इसलिए रिस्क एंड रिवॉर्ड जो हमारा क्राइटेरिया था रिकग्निशन ऑफ रेवेन्यू उसको रिप्लेस किया गया विद द कंट्रोल, क्लियर। तो प्रीवियसली जो रेवेन्यू रिकग्निशन था उसके लिए बहुत सारी आप कह लें कि कंडीशंस थी, टाइप्स ऑफ रेवेन्यूज के ऊपर बेस करती थी। तो फिर IFRS 15 ने उन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेवेन्यूज के लिए एक ही फंडामेंटल मॉडल दिया जिसके अंदर सारी टाइप्स के रेवेन्यूज को कवर कर दिया गया। जैसे अगर हम देखें तो IAS 18 जो था वो 3 तरह के रेवेन्यूज को डील करता था, एक सेल ऑफ गुड्स को, दूसरा रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज को और तीसरा यील्ड ऑफ एसेट को। यील्ड ऑफ एसेट में इंटरेस्ट इनकम आती थी, डिविडेंड इनकम आती थी और रॉयल्टी इनकम आती थी, क्लियर। और फिर IAS 18 जो था वो सेल ऑफ गुड्स के लिए अलग क्राइटेरिया देता था, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज के लिए अलग क्राइटेरिया देता था। तो देयर वाज अ वेरी यू कैन से डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अवेलेबल। सेल ऑफ गुड्स के लिए और क्राइटेरिया है, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज के लिए और क्राइटेरिया है, एंड सम टाइम यू नो कि देयर इज अ मिक्सचर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो देन बड़ा प्रॉब्लम होता था कि आप रेवेन्यू रिकग्निशन के लिए क्या करें। तो फिर उसमें फर्दर डिवीजन होती थी कि आया ये कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है या कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है तो जाके IAS 11 में चला जाता था। फिर IAS 11 जो था वो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट की अकाउंटिंग देता था। अच्छा जी, ये वो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिनकी आउटकम रिलायबली मेजरेबल है, ये वो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिनकी आउटकम रिलायबली मेजरेबल नहीं है, ठीक है। और ये कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट है, ये अदर देन कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। देयर वाज अ डिटेल्ड डिस्कशन ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द ट्रांजैक्शंस। एंड देन इसी तरह जो था सम टाइम बार्टर ट्रांजैक्शंस होती थी। आपने जो है वो मनी को एज ए एक्सचेंज के तौर पे यूज करने के बजाय आप गुड्स के अगेंस्ट गुड्स या सर्विसेज के अगेंस्ट सर्विसेज या गुड्स के अगेंस्ट सर्विसेज या सर्विसेज के अगेंस्ट गुड्स, आप इस तरह के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते थे उनके लिए इंफॉर्मेशन IAS 18 और IAS 11 में भी नहीं थी। तो यू हैव टू स्विच टू SIC 31। फिर उसके बाद कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम से आपने देखा होगा कि आप किसी बड़े स्टोर से शॉपिंग करते हैं तो आपको एक लॉयल्टी कार्ड दे देते हैं। उस लॉयल्टी कार्ड की बेसिस के ऊपर जब आप नेक्स्ट टाइम परचेजिंग करने जाते हैं तो आपको डिस्काउंट ऑफर हो जाती है। तो देन वेदर दिस डिस्काउंट इज पार्ट ऑफ द रेवेन्यू और दिस इज पार्ट ऑफ सर्टेन प्रोविजंस अंडर IAS 37। तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुआ तो उसके ऊपर फिर IFRIC 13 पब्लिश करनी पड़ी जो इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करती थी कि आया ये प्रोविजन है या ये रेवेन्यू रिकग्निशन है। यू कैन इमेजिन कि हमारे साथ क्या हो रहा था, क्योंकि हमारे दौर में IFRS 15 नहीं था। तो वी हैव टू गो थ्रू ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स। फिर उसके बाद सम टाइम आपके जो कस्टमर्स होते थे वो रियल एस्टेट के कॉन्ट्रैक्ट करते थे, तो बड़ा कंफ्यूजन पैदा होती थी कि आया जो रियल एस्टेट के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनके ऊपर हमने IAS 11 लगाना है या उनके ऊपर IAS 18 लगाना है। तो फिर वहां पे जाके एक और डिस्कशन होती थी कि जी स्पेसिफिकेशन किसने दी है। अगर कस्टमर ने स्पेसिफिकेशन दी है तो फिर कोई और ट्रीटमेंट है, और अगर कस्टमर ने स्पेसिफिकेशन नहीं दी है, आप अपने जैसे आप प्लाजा बनाना शुरू कर दिया है या कोई आपने फर्ज करें सर्टेन फ्लैट्स बनाने शुरू कर दिए हैं और कस्टमर की कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है तो फिर और तरह से रेवेन्यू रिकग्नाइज होता था, ठीक है।
फिर फाइनली सम टाइम क्या होता था कि आपका कस्टमर जो है वो बजाय आपको पेमेंट करने के आप उसके एसेट्स को रियलाइज करते थे। यानी जब आपका कस्टमर को बैंकक्रप्ट हो जाता है या वो सेटिस्फेक्शन में बजाय आपको कैश देने के, ओरिजिनली कॉन्ट्रैक्ट कैश का था बट वो बाद में आपको सर्टन उसकी गुड्स रियलाइज करनी पड़ती हैं, तो उस केस में रेवेन्यू जो था उसकी अमाउंट चेंज होनी है नहीं होनी है, या रेवेन्यू से एसेट्स को मेजर किया जाएगा या एसेट्स की वैल्यू से रेवेन्यू को मेजर किया जाएगा। तो एक डिबेट ये भी थी। अब ये सारी जो डिबेट्स हैं, सारे जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, मैंने डिटेल इसलिए नहीं गया कि ये आपके लिए रेलेवेंट है। अब ये सारे का सारा जो कॉन्सेप्ट है ये IFRS 15 के अंदर कवर्ड है। देयर इज नो सेपरेट रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्निशन व्हाटएवर टाइप ऑफ दैट इज, एक्सेप्ट सर्टेन एरियाज जहां पे हम बात करेंगे पेरेंट सब्सिडरी कंपनी रिलेशनशिप की, एसोसिएटेड कंपनी रिलेशनशिप की, या फाइनेंशियल एसेट्स की बात करेंगे तो IFRS 9 में चले जाएंगे। इसके अलावा बाकी जहां भी, या इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करेंगे तो IFRS 17 में चले जाएंगे, या लेसर्स की बात करेंगे तो IFRS 16 में चले जाएंगे। बस थोड़ी सी एक्सेप्शन के अलावा जहां भी रेवेन्यू रिकॉग्निशन करनी होगी वहां हम IFRS 15 को ही देखेंगे और इसका जो मॉडल है उसको हम अप्लाई करेंगे ऑन द रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू। क्लियर? ओके जी। हियर इज द एक्सेप्शंस जहां पे आपका जो IFRS 15 अप्लाई नहीं होगा, जैसे मैंने आपको बताया कि लीजेस पे अप्लाई नहीं होगा, पुराना स्टैंडर्ड लिखा हुआ है। IFRS 16 है, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट पे पुराना स्टैंडर्ड लिखा हुआ है, IFRS 17 है। फिर फाइनेंशियल एसेट्स के ऊपर जो जैसे डिविडेंड इनकम है, इंटरेस्ट इनकम है, तो उसको आप IFRS 15 डील नहीं करेगा, वो IFRS 9 के अकॉर्डिंगली आप IFRS 9 के अकॉर्डिंगली आप उसको रिकॉग्नाइज करेंगे। सिमिलरली अगर आपका कोई रिलेशनशिप जो है वो पेरेंट सब्सिडरी कंपनी का है या एसोसिएटेड कंसर्न का है और आपने उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट रिकॉग्नाइज करना है, तो वो दैट विल बी कवर्ड इन IAS 27, 28 एंड IFRS 10, उस पे जाके आप इसको डील करेंगे। और समटाइम आपके जो जॉइंट वेंचर्स होते हैं या जॉइंट ऑपरेशंस होते हैं जिनको कलेक्टिवली हम जॉइंट अरेंजमेंट्स कहते हैं, उनसे रिलेटेड कोई आपका रेवेन्यू है या इनकम है तो उसको हम IFRS 11 में डील करते हैं। मेरा ख्याल है आपके कोर्स में सब IAS 28 और IFRS 9 और IFRS 10 से रिलेटेड चीजें। तो समटाइम नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस होती हैं। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस का मतलब ये है कि मेरा आपके साथ रिलेशनशिप वेंडर कस्टमर का नहीं है। We are both dealing in the product, but we are not in a relationship of vendor and customer. जैसे फर्ज करें अगर क्वांटिटी स्वैप हो रही है, इन्वेंटरी स्वैप हो रही है, जैसे फर्ज करें शेल पाकिस्तान है या पाकिस्तान स्टेट ऑयल है, वो आपस में सर्टेन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को एक्सचेंज कर लेते हैं, तो चूंकि उनका आपस का रिलेशनशिप कस्टमर और वेंडर का नहीं है, तो जो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनके ऊपर भी ये स्टैंडर्ड फिर अप्लाई नहीं होता है, जहाँ पे आप बेसिकली नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस कर रहे होते हैं गुड्स की, और जहाँ आपका रिलेशनशिप जो है वो कस्टमर और वेंडर का नहीं है, तो उसको भी हम इसके स्कोप से निकाल देते हैं। देन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, देयर आर सर्टेन you can say complex contracts in which more than one standard becomes applicable. Like let's say if you are in a leasing contract and you have also entered into service agreement कि आपने एक जनरेटर दे दिया है लीज के ऊपर और उसका सर्विसिंग एग्रीमेंट भी आपने कर लिया है, तो अगर देखें तो एक कॉन्ट्रैक्ट आपका जो पार्ट है वो लीजिंग का है और उसका जो सेकंड पार्ट है वो सर्विसिंग एग्रीमेंट है। तो अगर इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे तो उस केस में फिर जाहिर है कि आपको उस कॉन्ट्रैक्ट को डिवाइड करना पड़ेगा दो हिस्सों में। उसका वो पार्ट जो लीजिंग वाला होगा उसको IFRS 16 डील करेगा और वो पार्ट जो कि सर्विसिंग से रिलेटेड होगा उसको IFRS 15 डील करेगा। अब इसमें एक एग्जांपल मॉर्गेजेस की भी गिवन है। मॉर्गेजेस में क्या होता है कि आपने लेट से कोई जो है वो फाइनेंसिंग दी है, यू आर ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और साथ ही आप एक सर्विसिंग एग्रीमेंट में आ गए। जैसे फर्ज करें आपने कोई घर लीज पे लिया है या घर लोन से लिया है और उसकी सर्विसिंग जो है लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूटिलिटीज हैं या आपका कोई क्लीनिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसमें हम एंटर हो जाए, तो वहाँ भी आपका एक रिलेशनशिप जो है वो लेंडर और बोरोर का है और दूसरा रिलेशनशिप जो है वो आपका जाहिर है कि सर्विस प्रोवाइडर का सर्विसेज जो ले रही होती है पार्टी उसका कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स में फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा उसकी अमाउंट को
और जो पार्ट IFRS 15 में कवर्ड होगा उसको हम IFRS 15 में डील करेंगे, और जो पार्ट IFRS 16 में या IFRS 9 में जाएगा उसको अकॉर्डिंगली हम वहाँ डील करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो व्हाट प्रिंसिपल्स यू हैव टू फॉलो। तो IFRS 15 says कि some other IFRS it provides certain principles, then the principles of IFRS 15 will not apply। यानी अगर फर्ज करें आपका लीजिंग कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सर्विसिंग कॉन्ट्रैक्ट है, तो अगर IFRS 16 बता देता है कि लीजिंग को सर्विसिंग से कैसे अलग करना है, तो फिर आप IFRS 16 के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करेंगे। एंड इफ देयर इज नो इंफॉर्मेशन गिवन इन अदर स्टैंडर्ड देन IFRS 15 विल बी एप्लीकेबल। और IFRS 15 कहता है कि दोनों पार्ट को अलग करने का बड़ा ही सिंपल तरीका है, और वो क्या है, प्रो रेटा ऑफ स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइसेस। क्या लिखा है, क्या बोला, प्रो रेटा ऑफ, यानी आपने फर्ज करेगा लीजिंग की है और आपने सर्विसिंग एग्रीमेंट किया है, तो आप कहेंगे कि मैं अगर सेपरेटली लीजिंग करता तो मैं क्या रेंटल चार्ज करता, और अगर मैं सेपरेटली सर्विसिंग एग्रीमेंट करता तो मैं क्या फी चार्ज करता। अब क्योंकि दोनों कंबाइन है, बट आपके पास दोनों की अलग-अलग प्राइसेस अवेलेबल, यू मे हैव गिवन सम डिस्काउंट एज वेल, नो प्रॉब्लम। जैसे फर्स्ट करें आप 100 रुपये चार्ज करते अगर आप लीजिंग करते, और सर्विसिंग के आप 20 रुपये चार्ज करते, बट आपने 110 रुपये में दोनों दे दिए, तो आप क्या करेंगे, 110 को डिवाइड कर देंगे 20/120 में और 100/120 में, तो आपके पास प्रो रेटा आ जाएगा कि कितना पोर्शन जो है वो लीजिंग में जाना है और कितना पोर्शन जो है वो IFRS 15 में जाना है। इसको कहते हैं कि अगर एक ही कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मल्टीपल स्टैंडर्ड्स आ जाए, तो फिर आपने पहले दूसरे स्टैंडर्ड में देखना वहां क्या लिखा हुआ है, अगर वो साइलेंट है फिर आपने IFRS 15 का क्राइटेरिया अप्लाई करना है, और वो क्या है, स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइसेस। अगर हम इनको कलेक्टिवली सेल ना करते, इंडिविजुअली सेल करते, तो व्हाट शुड हैव बीन आवर प्राइसेस, उसके प्रो रेटा के अकॉर्डिंगली आप डिवाइड कर देंगे। अब जो कंपोनेंट लीज में चले जाएगा उसके ऊपर IFRS 16 लगा देंगे, जो कंपोनेंट IFRS 15 में आ जाएगा उसके ऊपर ये जो भी हम मॉडल पढ़ने जा रहे हैं उसको अप्लाई कर देंगे। ठीक है, ओके, दिस इज योर 5 स्टेप मॉडल। ये स्टैंडर्ड जो है वो 5 स्टेप मॉडल देता है फॉर रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले आपने देखना होता है कि ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, और आपने कॉन्ट्रैक्ट का खत्म मतलब ये नहीं होता है कि ये राइटिंग में होगा तभी वैलिड होगा। बेसिकली वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो उस ज्यूरिसडिक्शन से रिलेट करता है जिसमें आपने ये कॉन्ट्रैक्ट किया होता है। यानी फर्ज करें आप पाकिस्तान में हैं, तो जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसके अकॉर्डिंगली आपको देखना पड़ेगा कि उसके जो प्री रिक्विजिट्स हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, वो उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मीट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट आएगा, इसके साथ सर्टेन अदर थिंग्स भी हैं, जैसे अगर कॉन्ट्रैक्ट में मॉडिफिकेशन होती है तो क्या होगा, ठीक है जी, और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स क्या हैं उनको बाद में देखते हैं। सेकंड पार्ट जो है वो आइडेंटिफाई द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट जो है उसके अंदर जो वेंडर होता है वो कुछ ऑब्लिगेशन टेकअप करता है, क्लियर, और उसके अगला पार्ट जो होता है वो ट्रांजैक्शन प्राइस होती है जो कस्टमर एग्री करता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो स्टेप नंबर 2 है वो ये है कि आपने ये देखना है कि हमने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो ऑब्लिगेशन है वो क्या टेकअप की है, और एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो है वो सिंगल ऑब्लिगेशन भी हो सकती है, एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मल्टीपल ऑब्लिगेशन भी हो सकती हैं, क्लियर। अब बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि अगर एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मल्टीपल ऑब्लिगेशंस हैं तो आया वो एक दूसरे से डिस्टिंक्ट है कि नहीं है। फर्स्ट करिए अगर 5 ऑब्लिगेशंस हैं एक ही कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो पहले हम उनको इंडिविजुअली टेस्ट करते हैं कि वो एक दूसरे से डिस्टिंक्ट है कि नहीं है। तो देन देयर इज अ क्राइटेरिया ऑफ डिस्टिंक्ट व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि इन 5 के ऊपर जो क्राइटेरिया आपने लगाना है कि ये डिस्टिंक्ट है कि नहीं है, वो जो 2 क्राइटेरिया हैं वो आपको समझ में आना बड़ा जरूरी है। और फिर जब आप लेट्स से सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को टेस्ट कर लेते हैं और लेट्स से कि वो क्राइटेरिया मीट नहीं करती, देन यू स्टार्ट बंडलिंग देम, फिर आप उनको बंडल करना शुरू करते हैं। बंडल करने का मतलब ये होता है कि आप कहते हैं अच्छा अगर 1 और 2 आपस में ऐड कर लें और इसको 3 और 4 5 से कंपेयर करें तो आया ये डिस्टिंक्ट है कि नहीं है, एंड सिमिलरली यू ऐड एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये 5 ऑब्लिगेशंस हैं but they are not distinct, so you can add them together and that will become a single performance obligation as far as the IFRS 15 recognition criteria is concerned. तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को आइडेंटिफाई करना, और जब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आइडेंटिफाई हो जाए
तो उनके अंदर से डिस्टिंक्ट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को आइडेंटिफाई करना। और ये बात याद रखनी है कि ये स्टैंडर्ड जो है वो रेवेन्यू रिकग्निशन ऑन द कॉन्ट्रैक्ट अलाउ नहीं करता, रेवेन्यू रिकग्निशन ऑन द सेटिस्फैक्शन ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन डिस्टिंक्ट के ऊपर अलाउ करता है। इसका मतलब ये हुआ कि सारे का सारा क्राइटेरिया जो है, ये जो 5 पॉइंट है वो आपके गलत हो जाएंगे अगर आप प्रॉपरली डिस्टिंक्ट क्राइटेरिया जो है वो अप्लाई नहीं करेंगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आइडेंटिफाई करना, नंबर ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस को आइडेंटिफाई करना, उनको एक दूसरे से अलग करना व्हेन दे सैटिस्फाई द क्राइटेरिया ऑफ डिस्टिंक्ट, और फिर जो रेवेन्यू रिकग्निशन है उसको प्लेस करना, या रेवेन्यू रिकग्निशन का आखिर जो प्रिंसिपल गिवन है उसको प्लेस करना ऑन ईच डिस्टिंक्ट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। दैट इज बेसिकली द मेन, यू कैन से, क्रक्स ऑफ द स्टैंडर्ड। Step number 3 है transaction price. When you talk about transaction price, it means the contract price. Doesn't mean, हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट में वो लिखे कि मैं इस परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन के इतने पैसे दे रहा हूँ, इसके इतने दे रहा हूँ, इट्स इररिलेवेंट। पहले क्या करना है आपने, कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस या ट्रांजैक्शन की प्राइस को डिटरमाइन करना कि टोटल प्राइस कितनी है। क्लियर? तो क्या है, डिटरमाइन द ट्रांजैक्शन प्राइस। इसके साथ देखिए परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन का वर्ड यूज नहीं हुआ। एंड हियर इज द, यू कैन से, इंपॉर्टेंट मिसकैलकुलेशन व्हिच इज ऑलवेज देयर। आप लोग क्या करते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है हम इसके इतने पैसे देंगे अगर मेरे अंदर पक्के हो गए ना, ऐसे नहीं है। सबसे पहले क्या करना, टोटल प्राइस को, टोटल, और उसके अंदर 2 बड़े इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। वन इज कॉल्ड द फिक्स्ड एंड द अदर इज कॉल्ड वेरिएबल। क्लियर? The problem lies with the variable component. ठीक है, जिसमें आप लोगों को बड़ा अलर्ट होना पड़ता है कि वेरिएबल कंपोनेंट को कैसे डिटरमाइन करना है। अब वेरिएशन जो है उसकी कई रीजंस हो सकती हैं। There may be certain penalty clauses, there may be certain incentive clauses, there may be certain discounts, there may be certain commitments which make the contract price variable. Future commitments. ठीक है, जिसको मटेरियल राइट भी हम कहते हैं। हम कहते हैं कि 500 चीजों की ये प्राइस है, लेकिन अगले अगर 500 चीजें का कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो हम प्राइस को रिड्यूस कर देंगे। दिस इज आल्सो वेरिएबल। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, फिक्स्ड और वेरिएबल कंपोनेंट को डिटरमाइन करना। और समटाइम आपकी जो आउटकम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट होती है वो कंटीन्यूड भी होती है। जैसे पेनल्टीज होती हैं, सर्टेन इंसेंटिव्स होते हैं, सर्टेन वेरिएशंस होते हैं। There may be certain laws and regulations which can create certain variability in the amount of revenue. So you have to be very careful in determining the transaction price. Total contract price, whatever the name is in the contract, the total contract price. And then you have to determine whether this variable component will be part of the transaction price or not. Then there is also the discussion when the variable, how much of the variable will become part of the transaction price. The main problem lies with the variable revenue. And then there is a fourth step, and that is allocation of transaction. This problem only arises when there are distinct performance obligations in the contract. Then you have to allocate this transaction price to those different distinct performance obligations. Clear? And then it's very important, you have to identify whether only the fixed part of the contract price will be part of that, you can say, distinct obligation price, or some variable is there, whether fixed is for one obligation and the variable for the other obligation. The main principle is standalone selling prices. When you start allocating, you have to determine whether the allocation principle is satisfying the objective behind the allocation, which is the price allocated to each distinct performance obligation is according to their standalone selling prices. So it means it's irrelevant. It's irrelevant whatever you identified in the contract
particular price with a particular performance obligation. The criteria is whether the allocation in the contract satisfy the objective of standalone selling prices. यानी अगर कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा हुआ है ना कि जी हम 50 रुपए इसके दे रहे हैं, 100 रुपया इसका दे रहे हैं, ये रिलेवेंट है। आपने ये देखना कि ये इनकी स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइसेस को कॉरस्पॉन्ड करते हैं या नहीं करते। एंड फाइनली recognition of revenue under this standard is either at a point of time or over the time. So this standard provide criteria where you can recognize the revenue over the time, and if those criteria are not satisfied or any of the criteria is not satisfied, then revenue recognition will be at the point of time, and that at or over the time depends when the control is transferred to the buyer. So revenue recognition criteria is based on the control, when the control of underlying goods and services have been transferred to the customer. Okay? So these are some very important points. अब हम इनको वन बाय वन लेंगे और साथ हम कुछ एग्जांपल्स भी आइडेंटिफाई करेंगे ताकि आपको ये चीजें क्लियर होती जाएं। आज हमने आपको कहा कि चले थोड़ी सी इसकी न्यूमेरिक डिस्कशन क्योंकि का मेन प्रॉब्लम तो ओके। ये 5 स्टेप मॉडल की एक एग्जांपल है, नजर आ रही है कि नहीं आ रही है? नहीं आ रही? अब अभी भी नहीं आ रही? चलो, लेकिन अब ये एक छोटी सी एग्जांपल है कि टेलीकॉम ऑपरेटर एबीसी entered into contract with Johnny on 1st July 2021. In line with the contract, Johnny subscribed for ABC's monthly plan for 12 months, and in return, Johnny receives free handset. एक बार और याद रखिए, there's nothing in this word called free. Free कुछ नहीं, ठीक है जी? तो free handset from ABC Corporation. Johnny will pay a monthly fee of 100. Johnny gets the handset immediately after the contract signature. ABC sells the same handset for 300, और जो पर मंथ आपका मंथली रेंट है जो टेलीकॉम सर्विसेज का उसमें 80 पर मंथ है। How would ABC recognize the revenue from the contract with Johnny? क्लियर? तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो सबसे पहला पॉइंट है वो क्या? आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट। तो आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट में जो नॉर्मली प्री रेक्विजिट्स होते हैं उनको हम ब्रीफली बात कर लेते हैं कि उसमें जो राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ द पार्टीज हैं वो डिटरमिन होने चाहिए, प्राइस डिटरमिन होनी चाहिए, पॉइंट ऑफ डिलीवरी या पॉइंट ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ द कस्टमर जो है वो डिटरमिन होना चाहिए, और इन्फोर्सेबल राइट्स होने चाहिए कि अगर एक पार्टी डिफॉल्ट करती है दूसरी पार्टी जो है उसको इन्फोर्स कर सके। तो अगर आप देखें तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट में अगर देखें तो जो राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस हैं वो क्लियरली एस्टैब्लिश हो रहे हैं। कैसे? मतलब कि कस्टमर जो होगा वो 100 पर मंथ पे करेगा, किसके अगेंस्ट? हैंडसेट इमीडिएटली मिलेगा, उसके बाद टेलीकॉम सर्विसेज 1 साल के लिए मिलेगी। क्लियर? फिर अगर देखें तो टाइम ड्यूरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट भी क्लियर है, उसके ऊपर जो है वो टाइम ऑफ डिलीवरी भी आपको समझ आ रहा है, प्राइसिंग भी आपके पास आ गई है। तो वी कैन से कि इट्स ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। अगला काम ये होता है कि आपने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को आइडेंटिफाई करना होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, आप देखेंगे इसमें नंबर ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस क्या है। तो देयर आर 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, वन इज द हैंडसेट एंड द अदर इज द टेलीकॉम सर्विसेज। अब अगला काम आपने ये करना है कि आपने ये देखना है कि ये डिस्टिंक्ट है कि नहीं है। हम लेटर ऑन डिस्टिंक्ट का क्राइटेरिया जरा डिटेल से देखते हैं, बट अभी अगर हम बात करें तो डिस्टिंक्ट क्राइटेरिया में 2 पॉइंट्स होते हैं। एक पॉइंट जो है वो कस्टमर से रिलेटेड होता है और एक वेंडर से रिलेटेड होता है। जो कस्टमर से रिलेटेड होता है वो ये है कि जो पार्ट आपने डिलीवर कर दिया है आया कस्टमर ऑन इट्स ओन उसको यूज कर सकता है।
तो मेरा ख्याल है कि अगर उसने आपको हैंडसेट दे दिया तो आप किसी भी नेटवर्क की सिम लगाएं तो वो चलना शुरू हो जाता है। इसका मतलब ये है कि हैंडसेट जो है वो ऑन इट्स ओन यूज भी हो सकता है बाय द कस्टमर। तो कंडीशन नंबर 1 तो मीट हो गई। कंडीशन नंबर 2 जो है वो वेंडर की होती है कि उसने जो सेकंड पार्ट या थर्ड पार्ट या फोर्थ पार्ट व्हाटएवर उसने डिलीवर करना है वो ये देखेगा कि आया ये जो मेरा डिलेड पार्ट है उसको मैं एज ए इनपुट यूज करूंगा ऑफ द अदर पार्ट जो मैंने ऑलरेडी डिलीवर कर दी है, दोनों मिलके कंबाइन होकर आउटपुट डिलीवर करेंगे, एक दूसरे के बगैर ऑपरेट ही नहीं हो सकते। तो मेरा ख्याल है ये सारी कंडीशंस मीट हो जाती है। क्यों बोला कि भाई आपकी सिम डालेगा किसी में मोबाइल में डालेगा तो चलना शुरू हो जाएगा। क्लियर? आपकी टेलीकॉम सर्विसेज के लिए यही हैंडसेट जरूरी नहीं है। क्या ख्याल है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों क्या है आपस में डिस्टिंक्ट। अब अगले पॉइंट पे जाऊंगा, ट्रांजैक्शन प्राइस, टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को आइडेंटिफाई करूंगा और देखूंगा इसमें फिक्स्ड और वेरिएबल कंपोनेंट्स क्या है। देयर इज नो वेरिएबल कंपोनेंट, देयर इज ओनली फिक्स्ड कंपोनेंट एंड दैट इज 100 पर मंथ। मल्टीप्लाई करूंगा 100 को 12 से, तो 1200 इज द ट्रांजैक्शन प्राइस। ऐसे बात करूंगा 1200 is the transaction price or the contract price। अब अगले काम पे जाऊंगा और देखूंगा इसके अंदर दो डिस्टिंक्ट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, तो हर परफॉर्मेंस डिस्टिंक्ट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन उसका शेयर क्या है। तो मैं 1200 को डिवाइड करूंगा उनकी स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइसेस के दरमियान। तो 300 हैंडसेट है, 80 को 12 से मल्टीप्लाई करूंगा 960 आएगा, 960 प्लस 300 ये बन जाता है आपके पास 1260। तो टोटल स्टैंड अलोन प्राइसेस का जो है वो 1260 है। हमने 1200 में कॉन्ट्रैक्ट किया है तो हम क्या करेंगे, इनको स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइसेस की बेसिस पे एलोकेट कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप आपके पास आएगा कि जब एलोकेशन हो जाएगी देन आई हैव टू रिकॉग्नाइज द रेवेन्यू। तो जब मैं रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने जाऊंगा तो मैं देखूंगा कि मैं कंट्रोल कब ट्रांसफर कर रहा हूं। तो एज फार एज द हैंडसेट इज कंसर्न उसका कंट्रोल तो मैंने इमीडिएटली दे दिया। इसका मतलब ये हुआ कि हैंडसेट का रेवेन्यू जो है वो इमीडिएटली रिकॉग्नाइज हो जाएगा। और उसके बाद दूसरा जो रेवेन्यू है वो टेलीकॉम सर्विसेज का है और उसमें जो कि मंथली बिलिंग है, इसका मतलब ये होगा कि पूरे मंथ की सर्विसेज देने के बाद मैं एलिजिबल फॉर रेवेन्यू होगा। तो इसका मतलब ये है कि जो टेलीकॉम सर्विसेज का रेवेन्यू होगा वो मैं हर मंथ के एंड में रिकॉग्नाइज करूंगा। तो यूं इसका मतलब ये हुआ कि जो टेलीकॉम सर्विसेज हैं ओवर द पीरियड जाएंगी और जो हैंडसेट है वो एट ए पॉइंट ऑफ टाइम जब आप उसको डिलीवर कर देंगे। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि जब मैं रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने जाऊंगा तो वेदर आई हैव टू डेबिट कॉन्ट्रैक्ट एसेट और रिसीवेबल। तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट एसेट को डेबिट करना है या मैंने कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल को डेबिट करना है। तो एक बात हमेशा याद रखनी है कि अगर आपने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लिया है यानी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आपकी सेटिस्फाई हो गई है बट यू डोंट हैव द राइट टू बिल, आप अपने कस्टमर को इनवॉइस नहीं कर सकते और इनवॉइस ना करने की वजह जो है वो अदर देन द पैसेज ऑफ टाइम। पैसेज ऑफ टाइम क्या होता है कि आप जैसे हमारे जैसे अकाउंटेंट होते हैं ना जी बिल्कुल सुस्त, वो कहते हैं माला को समझाते हैं सर महीने का हिसाब कर दो। बेशक आप गुड्स महीने के दौरान दे दें, बिलिंग हम महीने के आखिर में हिसाब थोड़ा सही रहता है, ठीक है। तो कस्टमर को क्रेडिट 30 दिन का देना होता है वो 45 दिन का हो जाता है, ठीक है ना। तो ये नहीं होना चाहिए कि मेरी बिलिंग इस वजह से लेट है कि मैं इनएफिशिएंट हूं। आपका बिलिंग का पैटर्न ही ये है जैसे इसने कहा कि मंथली बिल हो, तो फिर जो आप हैंडसेट का इमीडिएटली रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने जा रहे हैं उसमें आप रिसीवेबल को डेबिट नहीं कर सकते, उसमें आपको कॉन्ट्रैक्ट एसेट को डेबिट करना पड़ेगा। तो ज़्यादा हैंडसेट का रेवेन्यू इमीडिएटली रिकॉग्नाइज होगा, उसमें आप कॉन्ट्रैक्ट एसेट को डेबिट करेंगे और रेवेन्यू को क्रेडिट करेंगे। और फिर जब हम महीने के एंड में जाएंगे तो फिर जो 100 रुपये आपको मिल रहे होंगे उसमें से कुछ रिकवरी जो होगी वो हैंडसेट की हो रही होगी क्योंकि वो भी पूरे 12 महीने में रिकवर होगा, और कुछ रिकवरी जो होगी वो आपके टेलीकॉम सर्विसेज की हो रही होंगी। तो फिर जब आप सेकंड 100 की एंट्री पास करने जाएंगे तो कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल को आप 100 से डेबिट करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट एसेट को आप हैंडसेट के उस पोर्शन यानी 3 जो इसका जो भी शेयर निकला था उसको 12 से डिवाइड करके क्रेडिट कर दें और बाकी अमाउंट जो होगी वो टेलीकॉम सर्विसेज की होगी और वो आपका कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू बन जाएगा। तो यूं अगर आप देखें तो इसका सोल्यूशन भी नीचे गिवन है, एलोकेशन भी गिवन है,
जी। तो अगर आप देखिए तो पहले हमने जो है वो टोटल कर लिया कि हमारा टोटल रिसीव ट्रांजैक्शन प्राइस कितनी है, फिर हमने उसकी जो है वो एलोकेशन कर ली है, ठीक है जी। और उसके बाद फिर हमने 286 जो है वो रेवेन्यू आ रहा है हमारे पास हैंडसेट का, और बाकी जो रेवेन्यू है वो हमारे पास 914 आ रहा है टेलीकॉम सर्विसेज का। तो इस तरह से हम इनको दोनों को डिवाइड कर देंगे, और फिर ये देखें जब आप शुरू में एंट्री पास करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट एसेट को आप 286 से डेबिट करेंगे और कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू को आप 286 से क्रेडिट कर देंगे। फिर जब आप बिल करेंगे तो ट्रेड रिसीवेबल कह लें, ठीक है जी, या कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल कह लें, कॉन्ट्रैक्ट एसेट को क्रेडिट करेंगे और कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू को क्रेडिट कर देंगे, और फाइनली जब आपको पैसे मिलेंगे तो बैंक को डेबिट कर देंगे और कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल को आप क्रेडिट कर देंगे। तो यूं इस तरह से जो है। और अगर आप देखें तो सामने आपके पास कॉन्ट्रैक्ट एसेट की डेफिनेशन भी गिवन है। ठीक है जी, कुछ समझ आया कि नहीं आया जी? ले जी वापस हम आते हैं। नहीं आप ये सारी डिस्कशन जो है वो यहाँ भी गिवन थी, लेकिन मैंने एक्सेल में आपको दिखा दिया ताकि आपके लिए ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल हो जाए। लेकिन नाउ वी आर विद स्टेप नंबर 1 के आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट में आपने क्या क्या कंडीशंस को मीट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट क्या है? तो कॉन्ट्रैक्ट एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पार्टीज क्रिएटिंग एनफोर्सेबल राइट। एनफोर्सेबल राइट, ठीक है। एनफोर्सेबल राइट का मतलब ये कि कस्टमर है तो उसका राइट है कि उसने गुड्स या सर्विसेज लेनी है, और अगर वेंडर है उसकी ऑब्लिगेशन है कि उसने गुड्स या सर्विसेज डिलीवर करनी है, और फिर ज़ाहिर है कि ऑब्लिगेशन है कस्टमर की कि उसने प्राइसेस पे करनी है, और राइट है वेंडर का कि उसने रिसीव करना है। इट डजंट मैटर कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो राइटिंग में होगा तो तभी इन्फोर्सेबल होगा। यू हैव टू आइडेंटिफाई द ज्यूरिसडिक्शन जिसके अंदर आपका वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो अगर उस ज्यूरिसडिक्शन में ओरल कॉन्ट्रैक्ट भी उतना ही इन्फोर्सेबल है जितना आपका राइटिंग में है, तो फिर राइटिंग में होना जरूरी नहीं है, ओरल भी हो सकता है। एट्रीब्यूट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? पार्टीज हैव अप्रूव द कॉन्ट्रैक्ट, और अप्रूवल में हमेशा याद रखना है कि जो आपकी पार्टी है वो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, यानी उस कंपनी की तरफ से वो ऑथराइज्ड पर्सन होना चाहिए। क्लियर? अदरवाइज जो है वो हम अप्रूव्ड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहेंगे। यानी अगर फर्ज करें कॉन्ट्रैक्ट एग्री हो गया बट देयर सम अदर अथॉरिटी जिसने उसको अप्रूव करना है, तो कॉन्ट्रैक्ट डेट वो नहीं होगी इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस एग्री हुई हैं, कॉन्ट्रैक्ट डेट वो होगी इसके ऊपर उसकी अप्रूवल आई है। एंड कमिटेड टू परफॉर्म, ज़ाहिर है कि जो पार्टीज हैं उन्होंने अपनी जो है वो विल के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए और फिर वो विलिंग टू परफॉर्म है। ईच पार्टीज राइट्स टू गुड्स ऑब्लिक सर्विसेज कैन बी आइडेंटिफाइड, यानी जो राइट्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज वो आइडेंटिफाइड होना चाहिए। अच्छा, इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है कमिटेड में कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है उसके अंदर कमर्शियल सब्सटेंस होना चाहिए। व्हाट इज मेंट बाय कमर्शियल सब्सटेंस? कोई सेंस बन रही हो कॉन्ट्रैक्ट की, मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी के साथ एक एग्रीमेंट कर रही हूँ कि मैंने ये पेन देके कोई ब्लू पेन मैंने बॉल पेन ही लेना है, तो उसकी कोई सेंस नहीं बन रही। कमर्शियल सब्सटेंस का मतलब होता है कि जो पार्टीज इन द कॉन्ट्रैक्ट है ना वो अपने बेनिफिट के लिए एंटर हुई है, और वो बेनिफिट वाकई ही वहां अवेलेबल भी है। इसको कहते हैं कमर्शियल। कमर्शियल नाम से कमर्शियल, जैसे आजकल रिलेशनशिप कमर्शियल रिलेशनशिप हमें एक दूसरे के वेंडर और कस्टमर कमर्शियल, इसको कहते हैं कमर्शियल सब्सटेंस होना चाहिए। ठीक है? नहीं समझ आई? लो आ जाएगी इंशाल्लाह। ईच पार्टी राइट्स टू ओके द पेमेंट टर्म्स, यानी जो ड्यूरेशन है टाइम है वो प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए, ओपन एंडेड नहीं होना चाहिए सारे को दांग में दे दांगे, ठीक है ना, उसमें नहीं। द कॉन्ट्रैक्ट हैज कमर्शियल सब्सटेंस, ये ऊपर किसी के अंदर बिल्ड इन चीज है, नीचे भी आ रहा है। इट इज प्रोबेबल दैट एन एंटिटी विल कलेक्ट द कंसिडरेशन, यानी कस्टमर जो है वो पैसे नहीं दे देगा
इसके भी क्या होने चाहिए, चांसेस प्रोबेबल होने चाहिए। इस कॉन्ट्रैक्ट, इस आईएफआरएस ने पिछले आईएफआरएस से डेविएशन की है। पिछला स्टैंडर्ड कहता था कि अगर आपको प्रोबेबल अमाउंट रिकवर हो रही है या प्रोबेबल है कि जो क्या उसको कहेंगे कि 100 लेने हैं, तो अगर प्रोबेबल है कि आपको 100 रिसीव हो जाएंगे तो फिर आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे। ये स्टैंडर्ड ये नहीं कहता, कहता है 100 लेने मिलेंगे कितने, कितना आप सोच रहे हैं कि आपको मिल रहा है। यानी प्रोबेबिलिटी पूरी अमाउंट की बात नहीं हो रही, प्रोबेबिलिटी किसकी हो रही है, इसमें से कितने मिल रहे हैं। पहले क्या था, 100 मिलने के चांसेस मोर देन 50% होने चाहिए, तो नहीं, प्रोबेबल चांसेस होने चाहिए कि इसमें से कितनी अमाउंट आपको मिल रही है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट 100 रुपीज का किया है, तो अगर मुझे प्रोबेबल है कि 70 ही मिल रहे हैं यहाँ से, तो मेरी अमाउंट ऑफ रेवेन्यू कितनी है, 70। ठीक है ना, दिस इज अ मेजर वेरिएशन फ्रॉम द प्रीवियस स्टैंडर्ड। और वो क्या करता था, डिले कर देता था रेवेन्यू रिकॉग्निशन को, कि जब तक तुम्हें 100 की प्रोबेबल नहीं ना होगा तब तक तुमने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करना। ये क्या कहता है, कितना है, कितने मिल जाएंगे, कितनी अमाउंट के बारे में आप प्रोबेबल चांसेस की बात कर रहे हैं, उतनी अमाउंट तो रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लो। तो इस स्टैंडर्ड ने रेवेन्यू रिकॉग्निशन को अर्ली कर दिया, डिले को खत्म कर दिया। आगे चलते हैं, बात खत्म हो गई। यहाँ एक एग्जांपल भी छोटी सी गिवन है। तो आगे चलते हैं, कंबाइनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कंबाइनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि आपने एक पार्टी के साथ मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट किए या मल्टीपल पार्टीज के साथ मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स किए। तो स्टैंडर्ड ये कहता है कि अगर ये कंडीशंस जो है इनमें से कोई भी कंडीशन मीट हो जाए तो यू कैन ऐड देम टुगेदर। ऐड करने का मकसद क्या है कि दैट विल बी वन कॉन्ट्रैक्ट, दैट विल बी वन ट्रांजैक्शन प्राइस। बाकी तो जाहिर है डिस्टिंक्ट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन और चक्कर वो तो हो गए, बट सारे कॉन्ट्रैक्ट मिलके क्या होगा, एक बन जाएगा, एक ट्रांजैक्शन प्राइस आपके पास आ जाएगा। ठीक है, द कॉन्ट्रैक्ट्स आर नेगोशिएटेड एज ए पैकेज विद सिंगल कमर्शियल ऑब्जेक्टिव। जैसे डीएचए 500 घर बना रहा और डीएचए के 500 मेंबर्स ने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, लेकिन आपने क्या किया, आपने इकोनॉमीज ऑफ स्केल देखते हुए अब हाउसेस की स्पेसिफिकेशन भी एक है, 5 मरले के हैं, कवर्ड एरिया भी एक जैसा है, अंदर जो इंटीरियर लगना है वो भी एक जैसा है, लेकिन है 500 कॉन्ट्रैक्ट, तो क्या करेंगे, सबको इकट्ठा। फिर द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन पेड इन वन कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड्स ऑन द प्राइस और परफॉर्मेंस ऑफ द अदर कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर, यानी आपस में ये जो मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो इंटरडिपेंडेंट है, एक की परफॉर्मेंस दूसरे को अफेक्ट कर सकती है, दूसरे की परफॉर्मेंस पहले को अफेक्ट कर सकती है। और फिर द गुड्स और सर्विसेज इन द कॉन्ट्रैक्ट और सम ऑफ द इन ईच कॉन्ट्रैक्ट आर ए सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। यानी बेसिकली है तो ये मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन जब आप इनको कलेक्टिवली देखते हैं तो वो बेसिकली एक ही परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। जैसे फर्नेस इंस्टॉलेशन हो रही है, सिविल वर्क भी हो रहा है, उसके अंदर मैकेनिकल वर्क भी हो रहा है, उसके अंदर और भी काम हो रहे हैं, बट अल्टीमेटली हर कॉन्ट्रैक्ट तो आपका सेपरेट है, बट अल्टीमेट अगर आउटकम देखें तो फर्नेस बननी है। ठीक है, तो ऐसे केस में फिर हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि ये एक ही कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, डैम बन रहा है, लेक बननी, पावर हाउस लगना और साथ उसकी ट्रांसमिशन लाइन लगनी है, तो 3 कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन अगर अल्टीमेटली देखेंगे तो तीनों कॉन्ट्रैक्ट की कंप्लीशन अनलेस के आपके डिफरेंट पार्टीज हैं, डिफरेंट राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस हैं, अगर एक ही पार्टी 3 कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर हो रही है तो इसका मतलब ये होगा कि इंटरडिपेंडेंस पे कहीं ना कहीं इसके अंदर आ जाएगी। सर हाँ जी, सेकंड वाले की एग्जांपल दीजिएगा। द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन पेड इन वन कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कि 500 घरों की एग्जांपल दी, डीएचए वाले कहते हैं कि बिल आपका अप्रूव हम करेंगे। ठीक है जी, टोटलिटी, यानी हम ये देखेंगे कि एक घर कितना कंप्लीट हुआ ये नहीं देखेंगे, हम देखेंगे कि आपने 500 घर को बनाने हैं तो कितने % काम मुकम्मल हो गए। अब हो सकता है उसमें से 50 घर तो फुली कंप्लीटेड है, लेकिन उनके पूरे पैसे नहीं मिले आपको। ठीक है ना, लेकिन
कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन आपके कोर्स में है कि नहीं है? पढ़ा नहीं पढ़ लो। कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन ये होती है कि आपने जो ओरिजिनली टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपने आपस में एग्री की होती हैं उनको आप चेंज कर देते हैं। चेंज करने का मतलब होता है या तो स्कोप चेंज हो जाता है या प्राइस चेंज हो जाती है। स्कोप का मतलब क्या है कि आपने पहले उसमें कुछ चीजें या ऐड कर दी है या माइनस कर दी। पहले फर्ज करें आपने एक पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, उसने आपको 500 यूनिट डिलीवर करने थे, आपने उसको मजीद 300 यूनिट्स का कॉन्ट्रैक्ट और दे दिया, तो ये एडिशन इन द स्कोप है। रिडक्शन का मतलब क्या है? 500 को 300 पे दिया है। और फिर प्राइस रीनेगोशिएशन कि आपने 500 गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट किया था, लेटर ऑन लेट्स से देयर इज अ ह्यूज रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ इनपुट्स, तो आप चले गए अपने वेंडर के पास कि जनाब मुझे भी ये जो बेनिफिट है ये पास ऑन करें, तो ये प्राइस में आपकी मॉडिफिकेशन। समटाइम क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट में स्कोप भी चेंज हो जाता है, प्राइसेस भी चेंज हो जाते हैं। क्लियर? तो फिर बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होता है वो ये होता है कि आया जो मॉडिफिकेशन है, जो चेंज है, इट विल बी ए सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट और इट विल बी पार्ट ऑफ द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट। एंड समटाइम इट कैन हैपन कि देयर इज अ कैंसिलेशन ऑफ द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट, the remaining part of the original contract and modification will become a new contract। तो इसके लिए स्टैंडर्ड फिर आपको रूल ऑफ ज़ाहिर है कि जब हम इस तरह से इसकी डिवीजन करेंगे, अगर फर्ज करें मॉडिफिकेशन पार्ट ऑफ ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट बन जाती है तो मॉडिफिकेशन के जो पैसे आप चार्ज कर रहे हैं वो भी ट्रांजैक्शन प्राइस के अंदर ऐड हो जाएंगे और जो स्कोप ऐड हो रहा है वो भी उसके अंदर ऐड हो जाएगा। और फिर बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर उसमें स्टेज ऑफ कंप्लीशन बेसिस पे या आपने रेवेन्यू ओवर द टाइम रिकॉग्नाइज करना है तो ज़ाहिर उसके अंदर उसकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन भी चेंज हो जाएगी। और अगर फर्ज करें आप कहते हैं कि नहीं ये जो मॉडिफिकेशन है ये ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं बनेगी बट इट विल बी सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट, तो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, इस कॉन्ट्रैक्ट के अलग अकाउंटिंग हो जाएगी। क्लियर? तो देन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमने ये डिफरेंशिएट करना है कि मॉडिफिकेशन ने पार्ट ऑफ ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट बनना है, सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट बनना है, या ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट का वो पार्ट जो कंप्लीट हो गया है वो सेटिस्फेक्शन हो गई है, उसका रिमेनिंग पार्ट और मॉडिफिकेशन विल बिकम ए न्यू कॉन्ट्रैक्ट। तो ये आपने क्लासिफायर या डिटरमिन करना होता है। Here are the rules, ये आपके पास रूल्स हैं। कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन आर एडिशनल गुड्स ऑफ लीव सर्विसेज, यानी आया कोई स्कोप ऐड हो रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? स्कोप ऐड हो रहा है, 500 चीजों के साथ 300 और ऐड हो रही हैं, तो ये एडिशन। अब देखिए इसका अपोजिट क्या है? 500 से 300 हो रही है, ये एडिशन नहीं है। प्राइस रीनेगोशिएट हो रही है, ये भी एडिशन नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एडिशन नहीं है वो सारे के सारे ये बन गए, और वो क्या है? पार्ट ऑफ द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट। और नीचे एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा है, क्या है? कैचअप एडजस्टमेंट। कैचअप एडजस्टमेंट का मतलब होता है कि अब पुराना कॉन्ट्रैक्ट अगर कोई पार्शियली कंप्लीट हुआ है और उसका जो रिमेनिंग पार्ट है और ये जो नया पार्ट है, ये सारा कुछ मिलके क्या बनना है? एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाना। क्लियर? कैचअप एडजस्टमेंट का मतलब होता है कि अब ये जो चीजें ऐड हो रही हैं ये ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट की जो रेवेन्यू रिकॉग्निशन है उसको चेंज कर देंगी। अब इस नए स्कोप को भी ऐड करके आपको रेवेन्यू के अमाउंट को डिटरमिन करना है, इसको कहते हैं कैचअप एडजस्टमेंट। कैचअप आप पीछे रह क्या करते हैं? इसी को कैचअप एडजस्टमेंट कि जो बाद वाला पार्ट है वो पहले वाले के साथ मिल जाएगा और दोनों को कलेक्टिवली देखेंगे, इसको कहते हैं कैचअप एडजस्टमेंट। फिर अगर स्कोप में इसका मतलब रिडक्शन आ रही है, प्राइस चेंजेस आ रही है, सारा कुछ इधर चला जाएगा। अब आप कहते हैं कि नहीं एडिशन आई है स्कोप के अंदर, 500 से 800 हो गई हैं चीजें, तो अगला क्वेश्चन होगा कि जो 300 चीजें ऐड हुई हैं उनकी प्राइस का स्टैंड अलोन चार्ज किए, यानी जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट के 500 यूनिट्स हैं, ऐसे तो नहीं हुआ कि हमने कहा कि आपने 500 यूनिट हमसे पहले लिए थे कि 300 आपको हम और दे रहे हैं, चले हम इसकी प्राइस मटीरियली रिड्यूस कर देते हैं क्योंकि अब आपने बल्क में हमसे चीजें ले ली। अगर ऐसे है तो इसका मतलब उसकी स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस चार्ज नहीं हो रही।
हम ओरिजिनल जो कॉन्ट्रैक्ट था उसकी जो प्राइसिंग है उसकी वजह से इनको इंसेंटिव दे रहे हैं सर। ऐसी सूरत में फिर हम कहते हैं कि फिर तो जनाब इधर जाएंगे। आप कहते हैं नहीं, वो जो एडिशनल 300 यूनिट है उनकी स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस चार्ज हो रही है। हमने ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट की वजह से 500 यूनिट के कॉन्ट्रैक्ट की वजह से कोई प्राइस में मटीरियल रिडक्शन नहीं की है, तो फिर आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि ये जो 300 यूनिट्स हैं ये सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब ओरिजिनल 500 यूनिट्स की सेल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी रेवेन्यू रिकग्निशन में कोई चेंज नहीं आएगी। इन 300 यूनिट्स का जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसका रेवेन्यू अलहदा से रिकग्नाइज होगा। लेकिन अगर आप इधर चले जाते हैं तो कंडीशन बड़ी आप कह लेंगे डिफरेंट हो जाएगी। उसमें ये है कि 500 यूनिट्स करने से आपने 100 डिलीवर कर दिए हुए, उसके कितने बचे? 400, 300 ये। तो स्टैंडर्ड कहता है कि वो जो जितना कंप्लीट हो गया ना 100 यूनिट्स उसको तो भूल जाए, वो आपका कॉन्ट्रैक्ट 100 यूनिट के बाद कैंसिल अज्यूम करें। इसके 400 यूनिट और ये 300 यूनिट दैट विल बिकम ए न्यू कॉन्ट्रैक्ट, ये एक नया कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। इसका मतलब ये कि अब ये जो 400, 300, 700 यूनिट्स हैं इनकी जो टोटल प्राइस होगी दैट विल बी योर ट्रांजैक्शन प्राइस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, उसको हम ट्रांजैक्शन प्राइस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। और फिर उसका 700 यूनिट्स का जो रेवेन्यू होगा वो आप अकॉर्डिंगली रिकग्नाइज करेंगे। ये मतलब है इसका। तो इसलिए जब भी आपके सामने मॉडिफिकेशन आएगी तो फिर आपने ये डिटरमिन करना है कि आया स्कोप में एडिशन है या एडिशन के अलावा कुछ है। अगर एडिशन है तो एडिशनल स्कोप की प्राइस जो है वो स्टैंड अलोन है या वो स्टैंड अलोन नहीं है। क्लियर? तो बेसिकली इस द कॉन्सेप्ट जिसकी बेसिस के ऊपर आपने डिटरमिन करना है कि आया हम इसको सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट ट्रीट करेंगे, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर शामिल कर देंगे यानी कैचअप एडजस्टमेंट के तौर पे ले लेंगे, या ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट का जो पार्ट कंप्लीट हो गया है उसको कंप्लीटेड अज्यूम करेंगे, उसका रिमेनिंग पार्ट और जो कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन है दैट विल बिकम ए न्यू कॉन्ट्रैक्ट। देयर आर सर्टेन एग्जांपल्स, लेकिन मैं टाइम भी देख रहा हूँ, हमारा काम है तो हम आगे करते हैं। ओके जी, नाउ वी आर विद द स्टेप नंबर 2 व्हिच इज परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। व्हाट इज परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन? ये वही है जो आप नहीं कहते मैं तारे तोड़ रहा हूँ इसमें जो वेंडर होता है वो यही कह रहा होता है, ठीक है जी। तो ये वेंडर की ऑब्लिगेशन होती है कि वेंडर ये कहता है कि मैं आपको इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये चीजें या ये सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा। क्लियर? अब जब हम परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कहते हैं तो ये सिंगल गुड भी होती है, ये सिंगल सर्विस हो सकती है, ये गुड्स हो सकती है यानी बंडल ऑफ गुड्स हो सकती है, ये बंडल ऑफ सर्विसेज हो सकती है, ये मिक्सचर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो सकती है। जैसे कोई बंदा आपको कहता है जी मैं आपके लिए ये प्लाजा कंस्ट्रक्ट कर टर्न की कॉन्ट्रैक्ट कर रहा, तो उसमें वो क्या बात कर रहा है? सिविल वर्क भी मैं करूंगा, इसका इलेक्ट्रिकल वर्क भी मैं करूंगा, इसके अंदर रेनोवेशन भी मैं करूंगा, सारा कुछ वही करेगा। तो उसमें मल्टीपल किस्म की चीजें जो है उसको ऑब्लिगेशन के तौर पे लेंगे। एंड सम टाइम देयर इज अ सीरीज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सीरीज का मतलब ये होता है कि जैसे जैसे चीजें आ रही होती आप वैसे वैसे खत्म कर रहे हो। सीरीज, बिजली आ रही है कंज्यूम हो, गैस आ रही है कंज्यूम हो, क्लीनिंग सर्विसेज हो रही है रन कर रहे हैं, क्या है साथ साथ कंजम्पशन हो, इसको कहते हैं सीरीज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हॉस्पिटलाइजेशन सर्विसेज, एजुकेशन सर्विसेज, पढ़ा रहे हैं सोए हुए साथ साथ कंज्यूम हो, ठीक है। इसको कहते हैं सीरीज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इट कैन टेक एनी फॉर्म, यानी इट कैन बी सिंगल गुड, इट कैन बी बंडल ऑफ गुड्स, it can be single service, it can be a bundle of services, and जैसे अभी आजकल जो नेटवर्क सर्विसेज हैं वो आपको इंटरनेट भी दे रही हैं और साथ आपको वॉइस इंटरेक्शन की भी सर्विसेज दे रही हैं। क्लियर? तो ज़ाहिर है कि जब आप पैकेज लेने जाते हैं तो वो कहते हैं जी आप बताएं आपने कितना MB लेने हैं और कितनी आपने मिनट की कॉल लेने हैं, तो क्या बंडल ऑफ सर्विसेज आपके पास आ रहा है, ठीक है। लेकिन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या है? प्रॉमिस, जैसे पहले जिक्र किया, प्रॉमिस इन ए कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर और वेंडर रिलेशनशिप बड़ा जरूरी है, वरना हमने पहले माइनस कर दिया कि शेल और PSO अगर आपस में कोई इस तरह की हरकत करेंगे तो उसको हम
कहेंगे कि ये तो IFRS 15 का कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। सीधी बात हो रही है कस्टमर की और वेंडर की बात हो रही है। किस बात की? टू ट्रांसफर टू कस्टमर आइदर गुड सर्विस और बंडल, उसके साथ वर्ड यूज हुआ है डिस्टिंक्ट, यानी जब भी बंडल होगा आपने अलर्ट हो जाना, क्योंकि रेवेन्यू रिकॉग्निशन किसके ऊपर है? डिस्टिंक्ट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन के ऊपर है। दूसरी तरफ जाएंगे तो सीरीज ऑफ डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विसेज आ रही है, बिजली, गैस, पानी, क्लीनिंग सर्विसेज, हॉस्पिटलाइजेशन, एजुकेशन, ठीक है जी, इंटरनेट, टेलीकम्युनिकेशन, क्या ये सारे क्या हैं? सीरीज में, ठीक है जी। अब तो क्योंकि मल्टीपल एप्स आपने ओपन की होती है, तो अगर आपका मोबाइल बंद भी हो तो आपके पैसे खाए जा रहे होते हैं, तो इसलिए नोटिफिकेशंस बंद करके रखा है। आगे चलते हैं। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कैन बी बोथ एक्सप्लिसिट इन द कॉन्ट्रैक्ट एंड इम्प्लिसिट इन द कॉन्ट्रैक्ट। इस वर्डिंग ने IAS 37 के स्कोप को तबाह बर्बाद कर दिया, क्योंकि पहले जो इम्प्लिसिट किस्म की ऑब्लिगेशंस होती थी उनको आप अंडर 37 IAS 37 या इवन एक्सप्लिसिट भी होती थी तो उनको आप अंडर IAS 37 ट्रीट करते थे। पहले अगर आप अभी शायद IAS 37 पढ़ते हो तो आपके ख्याल में आता है कि जी अगर मैंने गाड़ी सेल की है और उसके साथ मैंने फ्री मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है या फ्री रिपेयर का कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है, अगर आप पुराने IAS 37 के पास पेपर्स देखेंगे तो वो सारे प्रोविजंस के तौर पे रिकॉग्नाइज होते थे, क्योंकि पुराना जो स्टैंडर्ड IAS 18 था वो कहता था कि अगर सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर कर दिए हैं तो रेवेन्यू पूरी अमाउंट से रिकॉग्नाइज कर ले, और जो इनसिग्निफिकेंट रिस्क आपने रिटेन किया है उसको अगर IAS 37 एज ए प्रोविजन रिकॉग्नाइज करना। ये स्टैंडर्ड ये बात नहीं करता, ये तो कहता है कि आपने प्रॉमिस क्या किया है। अगर आपने प्रॉमिस सेल ऑफ गुड्स का किया है और साथ आपने कहा है कि मैं आपको फ्री मेंटेनेंस भी दूंगा, तो ये मेंटेनेंस आपकी एक और ऑब्लिगेशन है, यानी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। इसलिए अब जो IAS 37 है उसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्चुअल किस्म की ऑब्लिगेशंस थी ना वो सारी निकल गई हैं। अब वहां पे जो मोस्ट ऑफ द ऑब्लिगेशंस हैं वो लीगल रह गई हैं या कंस्ट्रक्टिव रह गई हैं, ठीक है, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस थी वो सारी की सारी IFRS 15 में आ गई। अब यही कॉन्सेप्ट IAS 37 यूज करता है और यही ये स्टैंडर्ड यूज करता है कि अगर आप गुड सेल करते हैं और आप साथ स्पेसिफिकली लिख देते हैं कि जनाब 5 महीने या 6 महीने फ्री सर्विसेज भी हम देंगे, तो स्टैंडर्ड कहता है कि ये तो आपने एक्सप्लिसिटली लिख दिया। और अगर फर्ज करें मोहल्ले में ये बात मशहूर है कि अगर आपसे चीजें खरीदे तो 6 महीने सर्विस भी फ्री होती है, तो ये इम्प्लिसिट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। तो जब आप कहेंगे कि मेरी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर प्रॉमिसेस कितने हैं, तो वो जो कंस्ट्रक्टिव किस्म की आपने कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन अपने ऊपर रखी हुई है ना, वो भी फिर आपकी ऑब्लिगेशन बन जाए। लेकिन अगर फर्ज करें आप गुड सेल करते हैं और मोहल्ले में ये बात भी मशहूर नहीं है कि आप फ्री सर्विसेज देते हैं, और फिर आप अगर किसी को फ्री सर्विसेज दे देते हैं या कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होने के बाद आपने गुडविल जेस्चर के तौर पे बाद में अनाउंसमेंट की है, इसका मतलब वो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं थी या एट द टाइम ऑफ द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट नहीं थी, ये वाली जो हरकत होगी ये IAS 37 में चली जाएगी। वरना अगर एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्लिसिटली या इम्प्लिसिटली अगर कोई ऑब्लिगेशन आपने टेकअप कर ली है तो वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन के तौर पे कवर हो जाए। तो हियर इज अ ह्यूज चेंज फ्रॉम द प्रीवियस स्टैंडर्ड, और एग्जामिनर आजकल इसको टेस्ट भी करता है। लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और वो ये है कि देयर इज नो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, देन देयर विल बी, यानी कोई परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन नहीं है जिसमें आपने आइडेंटिफाई किया है कोई ऑब्लिगेशन तो पैसे ले लिए हैं, तो फिर कोई मसला नहीं है, फिर आपकी कोई परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। जैसे फर्ज करें सम टाइम आप किसी बड़े शोरूम में बड़े किसी स्टोर के ऊपर आप कहें जी हमारी चीजें रख लें, कहें जी 50,000 दे दो, आप बोलते किस बात,
आप 50,000 दोगे तो रखा कोई चीज़, आप कहते जी ये 50,000 किस चीज़, कोई पता नहीं। अच्छा ये चीज़ें रखेंगे तो इस रैक का रेंट भी चार्ज करेंगे, फिर आप 50,000 किस चीज़, मतलब यार 50,000। इसका मतलब क्या हुआ कि उसके अगेंस्ट आपका जो वेंडर है वो कोई ऑब्लिगेशन टेकअप नहीं कर रहा। जहाँ वो आपको रैक रेंट चार्ज कर रहा है वो अलहदा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, गुड्स परचेज कर रहा है वो अलहदा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, ठीक है ना। तो बी केयरफुल कि जहाँ कोई ऑब्लिगेशन नहीं है और आपने पैसे ले लिए हैं, जैसे एडमिशन फीस कॉलेज की, आप उन्हें क्या देंगे इसके अगेंस्ट, वो कहते हैं कि एडमिशन फीस है, आप फिर पूछते क्या देंगे, कोई पता नहीं। और जो आपकी फी है वो 4 महीने की एजुकेशन के लिए, एडमिशन फी कोई पता नहीं। देयर इज नो ऑब्लिगेशन आइडेंटिफाइड बाय द स्कैन फॉर एडमिशन फी। तो एडमिशन फी क्या है, इमीडिएट इनकम। तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन वहां है जहां कमिटमेंट है, मैं ये डिलीवर करूंगा, मैं ये प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। अब समझ आए मेरे ख्याल आपको एडमिशन फी वाला जो याद आ गया। नहीं जी, व्हाट इज डिस्टिंक्ट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टैंडर्ड, और यही गलती होती है। डिस्टिंक्ट क्या है, अच्छा ये तो एग्जांपल आगे बाद में देते हैं। डिस्टिंक्ट क्या है, व्हाट इज डिस्टिंक्ट, 2 क्राइटेरिया और साइमल्टेनियसली अप्लाई करते हैं, यानी एक मीट हो गया तो ठीक है, दोनों मीट होने चाहिए। गुड्स ऑब्लिक सर्विसेज कैपेबल ऑफ बीइंग डिस्टिंक्ट, ये कस्टमर स्पेसिफिक क्राइटेरिया है कि मैंने जो पार्ट डिलीवर कर दिए, अगर मैंने 5 ऑब्लिगेशन कमिट की हैं तो मैं अगर एक डिलीवर कर देता हूं तो आया मेरा कस्टमर ऑन इट्स ओन इसको यूज कर सकता है। ऑन इट्स ओन यूज का मतलब ये भी है कि मार्केट में अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, वहां से जाए और जाके उसकी मदद से भी कर ले। जैसे फर्ज करें मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया, मैं पेंट भी करूं, मैं पेंट भी डिलीवर करूंगा और पेंट भी करूंगा, मैं रॉ मटेरियल भी दूंगा और कंस्ट्रक्शन भी करके दूंगा। आपके पास पेपर्स में एक क्वेश्चन आया हुआ है कि एक मशीन 10 पार्ट्स में आपको डिलीवर हो गई है, पहला पार्ट आ गया, आप मुझे बताएं कि अकेला पार्ट मशीन का यूज हो सकता है? इतना आसान सवाल है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या करना है, कस्टमर के जगह पे खड़े होकर देखना है कि अगर इसको एक पीस में से चीज डिलीवर हो जाए तो वो ऑन इट्स ओन यानी अपने तौर पे या रेडीली अवेलेबल रिसोर्सेज फ्रॉम द मार्केट इसको यूज कर सकता है, ठीक है जी। अगर आप देखें तो मैंने ईंटें दे दी हैं तो भाईजान राज तो मार्केट से मिल ही जाता है। अगर मैंने पेंट दे दिया तो हर चौक के साथ पेंट करने वाला भी बैठे होता है, इसका मतलब है ऑन इट्स ओन यूज हो सकता है। फिर आपने वेंडर पे आना, उसको देखें, वो उसके ऊपर वो कहते हैं सेपरेटली आइडेंटिफाइड फ्रॉम अदर गुड्स और सर्विसेज इन द कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब क्या है कि जो उसने बाकी चीजें देनी है, बाकी सर्विसेज देनी है, उसके साथ हम मिला के देखें। ये स्टैंडर्ड की एग्जांपल्स है। वो कहता है जो पहले डिलीवर किया है उसको एज ए इनपुट यूज करोगे और कंबाइंड प्रोडक्ट डिलीवर करोगे। अब मैंने अगर ईंटें वहां फेंक भी दी है, सीमेंट बजरी भी दे दी है, तो मैं उन्हीं को यूज करके घर बनाऊंगा ना। तो मेरी जो कंस्ट्रक्शन सर्विस है दैट विल यूज दैट मटेरियल एज ए इनपुट टू कंप्लीट द हाउस। दैट पेंट विल बी यूज्ड बाय मी एज ए इनपुट टू डिलीवर ए पेंटेड हाउस। इसका मतलब क्या होगा कि वो एक कंडीशन तो मीट हो गई थी, दूसरी नहीं हो सकती। कोई ऐसा प्लांट है जो मैंने डिलीवर तो कर दी है लेकिन उसकी इंस्टॉलेशन मेरे बगैर नहीं हो सकती। मैं इंस्टॉल करूंगा, ट्रायल रन करूंगा तो फिर ये इसको यूज कर सकता है। तो भाई प्लांट डिलीवर भी हो जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो जो इंस्टॉलेशन है वो मटेरियल पार्ट है उसका। मैंने आपको उर्दू का लाइसेंस दे दिया, अब उर्दू का देखा कितने रहते हैं, सैप, ओरेकल, क्विक बुक, ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਬਣ ਜਾ आ जाओ की करंट। अब ये जो जितने भी बड़े ERP सिस्टम्स होते हैं ना, अगर आप देखें तो अगर इसका लाइसेंस दे दें तो
वो शायद आपका कस्टमर उसको यूज कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर बेसिक चीजें सारी होती हैं। लेकिन लेट्स से आपने साथ ये कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको मॉडिफाई करके, ठीक है जी, आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली रिपोर्टें जनरेट करके, यानी मैं इंस्टॉलेशन आपकी अकॉर्डिंगली कस्टमाइजेशन के साथ करके दूंगा, तो मुझे बताएं आपकी कस्टमाइजेशन के बगैर वो लाइसेंस वो यूज कर सकते? इसका मतलब फिर क्या हुआ कि दोनों डिस्टिंक्ट नहीं है। लेकिन अगर लेट्स से मैंने लाइसेंस दे दिया, उसने मेरे से ये नहीं कहा कि तुम इंस्टॉल कर दो, और ये भी नहीं कहा कि मेरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको कस्टमाइज कर दो, तो अगर आप देखें तो ये जितने अब लाइसेंसेज हैं ये तो उसके ऊपर अवेलेबल है, क्लाउड के ऊपर, तो आपने तो सिर्फ उसको लॉगिन पासवर्ड ही देना है, क्या ख्याल है वो आप भी कर लेते हैं इंस्टॉल। या फर्स्ट में आप कहते हैं मैं लॉगिन पासवर्ड ही चाहे और डाउनलोड भी करता। अब अगर आप देखिए तो डाउनलोड करके आप उसको कोई स्पेसिफिकेशन के मुताबिक चेंज नहीं कर रहे, तो वहां डाउनलोडिंग जो है वो एक सर्विस बन जाएगी, लाइसेंस दूसरा कंपोनेंट बन जाएगा। लेकिन इफ यू आर गोइंग टू मटीरियली मॉडिफाई एंड चेंज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कस्टमर, तो इसका मतलब क्या होगा, यू विल यूज दैट लाइसेंस एज एन इनपुट टू डिलीवर ए कंप्लीट प्रोडक्ट, ए कस्टमाइज्ड ERP टू योर क्लाइंट। इसका मतलब आप ये आपस में डिस्टिंक्ट नहीं, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप बंडल ऑफ गुड्स और सर्विसेज को देखें तो ये देखें कि आया एक पार्ट जो मैं डिलीवर करूंगा मेरा कस्टमर उसको यूज कर सकता है ऑन इट्स ओन, फिर मैं अपनी दूसरी तीसरी चौथी सर्विस को या गुड्स को देखूंगा कि अच्छा ये जो मैंने इसको देनी है तो ये उसको एज ए इनपुट यूज करके कंप्लीट आउटपुट के तौर पे डिलीवर होगा, तो फिर तो डिस्टिंक्ट नहीं है। गॉट इट? आपने कहा जी मैं बिल्डिंग आपको बना देता हूं, तो साथ आपने कहा जी इसकी मेंटेनेंस भी मुझे दे। आप बताएं क्या मेंटेनेंस जो है वो बिल्डिंग को मिला के कोई डिफरेंट आउटपुट बना के देगा? वो चेक करेगा, मटीरियल उसके चीजें तो चेंज नहीं हो रही ना, क्या क्या पोछा तो कहते ही होंगे ना, आपको पता ही है कैसे फर्श वही रहता है, क्या कहते हैं चेंज तो नहीं हो रहा, क्या होता है रोज फिर भी वही। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के हैं डिस्टिंक्ट। आई बात समझ गए, यूं समझिए। अब मेरे को ये एग्जांपल आपको समझ लेकिन इसके तीन इंडिकेटर्स हैं और इंडिपेंडेंट है, ये तीनों में से कोई एक भी अगर मीट हो रहा है तो इसका मतलब है इंडिकेटर कंडीशन मीट हो रही है। नंबर 1 क्या है, entity is not using a good or service as an input to produce or deliver combined output, मिला के, यानी कस्टमर यूज ही तब करेगा जब वो कंबाइन हो जाए। ठीक है, the good or weak service doesn't significantly modify, ये मैं सॉफ्टवेयर की एग्जांपल दी कि अगर मैंने कस्टमाइजेशन करनी है ना फिर नहीं है वो लाइसेंस डिस्टिंक्ट। और तीसरी चीज द गुड और वीक सर्विस इज नॉट हाईली डिपेंडेंट। अब मशीन की एग्जांपल दी, एक पार्ट देता है, क्या करेंगे भाई उसका? ठीक है ना, अगर 3 पार्ट्स में मशीन ने कंप्लीट होना तो एक पार्ट डिलीवर भी हो जाए तो क्या कर लेंगे आप? ठीक है, तो ये कस्टमर स्पेसिफिक और वेंडर इन दोनों को जब मीट करेंगे तो फिर हम कहेंगे कि ये क्या है, डिस्टिंक्ट। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया जी। आगे चलते हैं, इसके भी एग्जांपल्स हैं, मैं इनको कहूंगा आपको एक्सेल की एग्जांपल दे दें, बहुत लंबी हो जाती है। ये एग्जांपल मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया बीच में, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। अच्छा, अगली एग्जांपल जो है ये कि आप वेल अवेयर हैं इस एग्जांपल से कि समटाइम जो एप्पल है वो अपना सॉफ्टवेयर अलग से सेल नहीं करता, बल्कि वो आपको एप्पल आपने नोटबुक लेनी है या आपने कोई भी उसकी प्रोडक्ट लेनी है तो वो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों इकट्ठे ही बेचता है। लेकिन आप अगर फर्स्ट करें डेल की तरफ आ जाए या माइक्रोसॉफ्ट की तरफ आ जाए तो उनका सॉफ्टवेयर अलग से अवेलेबल हो जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर अलग से अवेलेबल हो जाता है। क्लियर? तो फिर आप देखेंगे कि अगर आप एज ए सिंगल प्रोडक्ट सेल करते हैं तो फिर तो वो डिस्टिंक्ट नहीं है। लेकिन अगर आप उसको सिंगल के तौर पर सेल नहीं करते हैं, अलग भी सेल करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो दोनों अलग डिस्टिंक्ट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस बन जाते हैं। लेकिन नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पास पेपर्स में टेस्ट हुए आपके।
In every contract, you have to identify what is your role, whether you are a principal or you are an agent in the contract. क्या आपने देखना कि मैं प्रिंसिपल हूँ या एजेंट हूँ, क्योंकि जो प्रिंसिपल है उसने वो अंडरलाइन गुड्स या सर्विसेज डिलीवर करनी होती हैं, वो उसकी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। एजेंट जो है वो सिर्फ अरेंज करता है गुड्स और सर्विसेज। तो इसलिए एजेंट की परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन डिफरेंट है और प्रिंसिपल की परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन डिफरेंट है। इसलिए हर कॉन्ट्रैक्ट में आपने देखना है कि मेरा जो रोल है वो प्रिंसिपल का है या एजेंट का है। तो स्टैंडर्ड कुछ इंडिकेटर्स देता है कि कैसे आप डिटरमाइन करेंगे कि यू आर ए प्रिंसिपल और एन एजेंट इन द कॉन्ट्रैक्ट। तो फिर आप कहते हैं कि अगर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फुलफिलिंग द कॉन्ट्रैक्ट, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर गुड्स या सर्विसेज है उसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे है। जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे वेंडर्स बैठे हुए हैं सॉफ्टवेयर्स के, जो बड़े बड़े ERPs है, उडू है, आज जाके चेक करना तो उडू, ठीक है, फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ठीक। तो उडू जो है वो फर्ज करें लाहौर में 50 लोग उनके जो है ना वो बैठे हुए हैं, लोग कहते हैं जी इनको हमने लाइसेंस दिया हुआ या आप बेच सकते हैं, लेकिन वो जो चीज दे रहे हैं क्या वो उनकी है? वो अगर क्लाउड से डाउनलोड करके आपके सिस्टम पे इंस्टॉल कर रहे हैं तो क्या वो खुद दे रहे हैं? क्या उडू की प्राइस जो है वो खुद डिसाइड करते हैं? या उडू कल को क्रैश हो जाता है तो क्या वो रिस्पॉन्सिबल होगा? इसका मतलब क्या होगा कि पाजल कौन है? एजेंट, ठीक है, यूं, ठीक है। क्या है प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज? प्राइसिंग, रिस्क, कल को पैसे नहीं देना कोई, बैड डेट्स, किसका रिस्क है? अगर आपका है तो आप प्रिंसिपल है, अगर किसी और का है तो आप एजेंट हैं। फर्क क्या है? प्रिंसिपल ग्रॉस इनकम को रेवेन्यू कहता है, इंक्लूडिंग द कमीशन पोर्शन, क्योंकि उसका कमीशन एक्सपेंस है। यानी अगर 100 रुपए की चीज बेच रहे हैं और 10 रुपए उसमें कमीशन देनी है ना, तो मतलब 90 का रेवेन्यू नहीं है, 100 रुपए का रेवेन्यू है, 10 रुपए एक्सपेंस है, ऐसे कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रिंसिपल है उसका ग्रॉस रेवेन्यू होता है और एजेंट साहब जो होते हैं उनकी सिर्फ कमीशन होती है, ठीक है। ले जी आगे चलते हैं, क्लियर हो गई पॉइंट? सोना नहीं है, ठीक है जी। नहीं ना, स्टेप नंबर 3 है ट्रांजैक्शन प्राइस। पहले भी बताया टोटल प्राइस की बात हो रही है, मल्टीपल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, कतन परेशान नहीं होना। इवन एग्जामिनर ये कह दे कि इसके इतने पैसे, इसके इतने पैसे, फिर भी नहीं परेशान होना। पहले पूरा टोटल निकालना है और कहना है कि ये है ट्रांजैक्शन प्राइस। यही गलती होती है, एग्जामिनर कहता है 10 रुपए आधे चार्ज कर रहे हैं, 15 आधे चार्ज कर रहे हैं, गल ही खत्म हो, 10 आधे हो रहे, 15 आधे, ये नहीं करना। 10 और 15 पहले 25 निकाल लेते हैं। अब ये 25 क्या है? ट्रांजैक्शन प्राइस। इस ऐसे ये स्टैंडर्ड ये कहते हैं ट्रांजैक्शन प्राइस स्टडी, ठीक है। और इसके अंदर जो प्रॉब्लम आती है उसको भी देख लेते हैं। वेरिएबल कंपोनेंट जो है, बट पहले ट्रांजैक्शन प्राइस की डेफिनेशन देख लें। अमाउंट ऑफ कंसीडरेशन टू व्हिच द एंटिटी एक्सपेक्ट्स टू बी एंटाइटल्ड। क्या वर्ड यूज है? एक्सपेक्ट्स टू बी एंटाइटल्ड। इसके अंदर पूरी दुनिया जहान छुपी हुई है। एक्सपेक्ट्स का मतलब है अमाउंट, कितने पैसे लगते हैं आपको मिल जाए, कितने पैसे लगते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं ट्रांजैक्शन प्राइस कैलकुलेट कर रहा हूंगा तो मैं वेरिएबल रेवेन्यू के लिए मैं सर्टेन प्रोबेबिलिटी एडजस्टमेंट्स भी कर रहा हूं। एब्सोल्यूट अमाउंट की बात नहीं हो रही, क्या लगता है कितने पैसे मिल जाए, ऐसे क्या लगता है कितने पैसे मिल जाए। एक्सपेक्ट्स लफ्जों में बड़ी हुर्मत होती है, स्टैंडर्ड पढ़ते हुए आपने इस बात का ख्याल रखना। वैसे तो बोलते हुए भी ख्याल रखना चाहिए, बट पढ़ते हुए ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। अमाउंट ऑफ कंसीडरेशन टू व्हिच एंटिटी एक्सपेक्ट्स टू बी एंटाइटल्ड in exchange for transferring promised goods or services to a customer। बड़ी इंपॉर्टेंट बात आगे आ रही है, excluding the amount collected on behalf of the credit card companies।
सारे पैसे ले जाते हैं, लेकिन वो उनका रेवेन्यू नहीं है। वो जो 2% 2.5% उनके बीच में होती है ना अमाउंट, वो है उनका रेवेन्यू। यानी ये देख लेना कि कहीं आप जैसे एजेंट हैं, आप ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल पैसे कलेक्ट कर रहे हैं, सारे पैसे आपका रेवेन्यू नहीं है, आपने अपनी कमीशन तक रहना है। ये बात कि रेवेन्यू वो है जो आपका है, किसी के बिहाफ पे अगर कलेक्शन कर रहे हैं तो वो आपका रेवेन्यू नहीं है। ठीक है जी। कुछ लोग तो सेल टैक्स में भी अपनी इनकम डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है जी, वो नहीं है। ठीक है, भावे पे करो गवर्नमेंट को, भावे ना करो, बट आपका रेवेन्यू नहीं है। ठीक है ना, ये बात है। हाउ टू डिटरमिन द ट्रांजैक्शन प्राइस, टाइम नहीं है वरना हम आपको बहुत सारी एक्सेल में एग्जांपल्स हैं, उनकी कैलकुलेशन के साथ आपको बताते हैं, बट कोशिश मैं करूंगा कि आपको बात समझ आती जाए। वेरिएबल कंसिडरेशन, वेरिएबल कंसिडरेशन का मतलब क्या है? उसके अंदर कोई डिस्काउंट्स हैं, कोई इंसेंटिव्स हैं, कोई पेनल्टीज हैं, कोई लॉज एंड रेगुलेशंस की इंटरप्रिटेशन की वजह से इश्यूज हैं। ठीक है जी। फिर आप जानते हैं कि सर्टेन वॉल्यूम डिस्काउंट्स होती हैं, सर्टेन ईयर एंड बेनिफिट्स होते हैं जो आप अपने कस्टमर्स को देते हैं। पर्टिकुलरली जो आपका डीलर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होता है तो उसके अंदर आप जो है बहुत सारे इंसेंटिव्स जो होते हैं वो बाद में निकालते हैं, क्योंकि आपने वो कमिट कर लेते हैं, बट वो परफॉर्मेंस बेस्ड होते हैं। तो जो पैसे आप इवन ले भी लेते हैं वो भी आपका रेवेन्यू नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली वो अगले जो गुड्स हैं जो आपने सेल करनी है उसके अंदर उसने एडजस्ट होना होता है। क्लियर? इसीलिए हमने वर्ड एक्सपेक्ट यूज किया था, एक्सपेक्ट। तो इवन पैसे मिल भी जाए बट देयर इज सर्टेन कमिटमेंट कि आपने वो पैसे रिफंड करने हैं या आपने सर्टेन अगली गुड्स की प्राइसेस में एडजस्टमेंट करनी है, तो वो आपका रेवेन्यू नहीं होता। और अगर आपको पैसे एडवांस में मिल जाए तो वो क्या कहलाता है? कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी कहलाता है। क्या कहलाता है? कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी कहलाता है। सर जी, इन केस ऑफ सर्टेन डिस्काउंट्स वगैरह, उसमें जब हम उसकी रेवेन्यू रिपोर्ट करते हैं तो हम उसमें एक्सपेक्ट करते हैं कि जितना हम सर्टेन है कि हम उसको वो कर सकेंगे, रेवेन्यू उससे करते हैं। जो डेबिट साइड होती है वो तो पूरी अमाउंट से, पूरी अमाउंट होती है, पूरी जैसे 100 रुपए ले लिए, अभी 100 रुपए का ही एग्रीमेंट है, लेकिन आपने कहा जी कि अगर तुमने ये टारगेट अचीव कर लिया तो ये 90 रुपये होते हैं। अब हमें देखना कितने चांसेस हैं कि टारगेट अचीव कर। अब जरा उसके बारे में आपके पास आपका पास्ट एक्सपीरियंस है, मार्केट सिचुएशन है, तो देन यू विल गो फॉर एक्सपेक्टेड। आप कहते हैं हमने प्रोबेबल है कि 10 का डिस्काउंट लाएगा, तो क्या करेंगे? 100 रुपए से बैंक डेबिट, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू 90 रुपए से 10 से ले ही जाने, तो क्या है? कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। तो क्या वर्ड यूज किया? एक्सपेक्ट्स। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। कंस्ट्रेंट्स क्या होती है? कंस्ट्रेंट्स ये होती है कि समटाइम जो वेरिएबिलिटी होती है ना, उसके ऊपर सर्टेन कंस्ट्रेंट्स होती है। जैसे फर्ज करें, एग्जांपल के तौर पे कोट कर रहा हूं, क्या आप कहते हैं कि मेरा रेवेन्यू 50 हो सकता है, 100 हो सकता है और 150 हो सकता है, या मेरा रेवेन्यू 0 से लेकर 150 के दरमियान कोई भी अमाउंट हो सकती है। दोनों में फर्क है। तो फिर कंस्ट्रेंट जो है वो आउटकम होती है कि अगर आउटकम जो है वो कोई भी वैल्यू हो सकती है तो फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालते हैं, यानी प्रोबेबिलिटी को आउटकम के साथ मल्टीप्लाई करके टोटल कर लेते हैं। 50 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 100 की कितनी है, 150 की कितनी है, सब की प्रोबेबिलिटी एडजस्टेड अमाउंट निकाली, फर्क तो 70 रुपये आई, आपने कहा 70 रुपये मेरा रेवेन्यू। यह है जब 0 से लेकर 150 के दरमियान कोई भी अमाउंट हो सकती है, इसलिए 70 आ गई। लेकिन आप कहते हैं 50 हो सकती है, 100 हो सकती है, 150 हो सकती है, तो फिर आप मोस्ट प्रोबेबल अमाउंट पे जाते हैं। 50 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 100 की कितनी है, 150 की कितनी है, फिर इनमें से जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी दैट विल बी माय अमाउंट ऑफ रेवेन्यू। इसको कंस्ट्रेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कंस्ट्रेंट, यानी वेरिएबिलिटी के अंदर जो आउटकम है उसकी कंस्ट्रेंट को भी कंसीडर करना है, सिर्फ एडजस्टेड वैल्यू नहीं निकाल लेनी। बात को फॉलो किए, स्टैटिस्टिक्स पढ़ा हुआ। एग्जिस्टेंस ऑफ सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट। समटाइम तो पैसे पहले ले लेते, चीजें बाद में देते, समटाइम चीजें पहले ले दी, पैसे बाद में लेते।
स्टैंडर्ड कहता है कि अगर दोनों के दरमियान मटेरियल टाइम तो फिर अमाउंट ऑफ रेवेन्यू ट्रांजैक्शन प्राइस की जो अमाउंट है वो प्रेजेंट वैल्यू होती है। यानी अगर पैसे अब ले लिए और परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मटेरियल टाइम के बाद है तो इसका मतलब ये कि ये जो पैसे हैं ना ये डिस्काउंट पे लिए हैं। इसमें मैंने अपने कस्टमर को इंसेंटिव दे दिए तो फिर मैं क्या करूंगा, आज एंट्री पास करूंगा बैंक डेबिट कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी अकाउंट क्रेडिट और फिर कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी के ऊपर इंटरेस्ट अक्रू करूंगा ताकि वो जो फेयर वैल्यू एंड वाली है उस पर पहुंच जाऊं। तो फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट करता जाऊंगा, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट करता जाऊंगा और फाइनली कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को डेबिट करूंगा, रेवेन्यू को क्रेडिट करूंगा। लेकिन अगर अपोजिट हो, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन डिलीवर हो गई है बट पैसे फ्यूचर में मिल रहे हैं तो फिर कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल को डेबिट करूंगा, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू को क्रेडिट करूंगा, फ्यूचर अमाउंट और प्रेजेंट वैल्यू के दरमियान जो डिफरेंस है वो अनवाइंडिंग है, इंटरेस्ट इनकम को रिकॉग्नाइज करता जाऊंगा, रिसीवेबल को डेबिट करता जाऊंगा, इंटरेस्ट इनकम को क्रेडिट करता जाऊंगा। क्लियर? तो इसको कहते हैं मटेरियल फाइनेंसिंग कंपोनेंट। नॉन कैश कंसिडरेशन, आपने एक गुड्स दी है उसके लिए दूसरी गुड्स ले ली तो फिर रेवेन्यू की अमाउंट क्या होगी? फेयर वैल्यू ऑफ द गुड्स रिसीव्ड, यानी जो आपको मिला है दैट इज योर रेवेन्यू। लेकिन अगर उसकी फेयर वैल्यू रिलायबल वेरिएबल ना हो तो व्हाट यू डिलीवर्ड उसकी जो फेयर वैल्यू है दैट इज अमाउंट ऑफ द रेवेन्यू। कंसीडरेशन पेएबल टू कस्टमर, इसका भी भाई जिक्र, कंसीडरेशन पेएबल टू कस्टमर जो है इसका मतलब होता है कि आपने पैसे दे रहे हैं अपने कस्टमर। जैसे मैं भी बात की थी कि वो कहता है भाई चीजें आप भी खरीदे 50,000 पहले दे दो। क्लियर? तो ये आपने देखना कि जो मैं अपने कस्टमर को पे करने जा रहा हूं क्या आया वो कोई सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, मैंने रैक का रेंट दे रही है उसने रैक को आइडेंटिफाई भी कर दिया तो इसका मतलब क्या है कि ये इस रैक का रेंट है। फिर तो बात खत्म होगी, वो IFRS पन्ना से निकल गया। अब वो कहते 50,000 दे दो, उसके केस कुछ आइडेंटिफाई नहीं करता। क्लियर? फिर मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा अच्छा इसके केस अगर कुछ भी आइडेंटिफाई नहीं कर रहा तो इसका मतलब क्या है, इसके दो मतलब निकल सकते हैं। एक तो ये है कि अगर वो कहते हैं ये मेरी एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है, मेरे बंदे नहीं लाने, उन्होंने सैलरी नहीं देनी, लोगों को डिस्प्ले करनी है, चीजें आ गई तो फिर तो उसने एडमिन फंक्शन के अगेंस्ट पैसे ले लिए। लेकिन अगर वो कुछ भी नहीं बताता तो व्हाट दैट मींस सबसे एडवांस में डिस्काउंट ले लिया। इसका मतलब ये है कि फिर आपका जो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू है वो इस 50,000 से एडजस्ट हो जाएगा। इसको कहते हैं कंसिडरेशन पेएबल टू कस्टमर या कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम है, वो भी इसमें कवर हो जाते हैं। आप कहते हैं कि आज आपने हमसे 5,000 की शॉपिंग की, हमने आपको लॉयल्टी कार्ड डाल दिया, इसमें हमने आपको 100 पॉइंट भी दे दिए। आपने हल्के से पूछा भाई एक पॉइंट की वैल्यू भी नहीं, मैंने कहा 1 रुपये। इसका मतलब क्या होगा, 5,000 की शॉपिंग के ऊपर 100 रुपया आपका उसके अंदर आ गया। तो फिर इसका मतलब ये कि जे डॉट वाला या कैरे फोर वाला जो है उसने ये 100 रुपीज फ्यूचर कमिटमेंट के लिए, ये आज का रेवेन्यू नहीं है। फिर वो कहेगा कि कितने % चांसेस है दोबारा भी आएगा, क्योंकि हो सकता है आपका इतना अच्छा एक्सपीरियंस हो कि आप मुझसे नहीं अच्छे जाना क्या ख्याल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसको भी पता होगा कि यार एक बार ही आया, दूसरी बारी कोई नहीं आया, फिर तो वो सारी अमाउंट को अपनी इनकम कर देते। लेकिन अगर वो कहता है कि नहीं ये लोग ये 100 रुपया लोग आएंगे और ये यूज करेंगे फ्यूचर गुड्स के लिए, तो कहेगा आज मेरा जो रेवेन्यू है ना वो है 4,900 रुपए और ये जो 100 रुपया मैंने लिया ना ये फ्यूचर गुड्स के लिए है, इसलिए वो आज एंट्री पास करेगा बैंक डेबिट, रेवेन्यू क्रेडिट और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी अकाउंट क्रेडिट। अगर वो कहता है 50% लोग आते हैं, 50% नहीं आते या 50% पॉइंट रिडीम होते हैं, 50% नहीं होते, तो फिर वो आज 4,950 को अपनी इनकम कह देगा और 50 को कह देगा कि मेरी कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। व्हाट दैट एक्सपेक्ट्स मींस, आई बात समझ में नहीं आ रही। लेकिन इसके साथ ही मटेरियल राइट वाली भी बात है, वो भी यही देख लें। इसके साथ ही मटेरियल राइट ये होता है कि मैंने आपको आज 100 रुपया प्राइस चार्ज की पर यूनिट, मैंने कहा जी अगर आप 500 यूनिट्स का ऑर्डर करेंगे तो प्राइस जो है 100 रुपया पर यूनिट है, अगर आप 1000 यूनिट तक चले जाएंगे तो हमारी प्राइस फर्स्ट 20% रिड्यूस हो जाएगी। अब आज आपने 100 रुपये के हिसाब से पैसे ले लिए, लेकिन साथ आपने अपने कस्टमर को मटेरियल राइट दे दिया है
और वो क्या है कि अगर वो अगले 500 यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस करेगा तो प्राइस 20% रिड्यूस हो जाएगी, यानी 80 रुपए की चीजें हो जाएंगी। तो स्टैंडर्ड कहता है कि अभी फिर डिसाइड कर लो, क्योंकि अब ये जो आपने मटेरियल राइट दे दिया वो करंट गुड्स के ऊपर। तो फिर आप कहेंगे आज फर्ज करें 100 यूनिट आज है, 10,000 आज बने और 100 यूनिट ही अगले होंगे, फर्ज 1000 को छोड़ देते हैं, सिंपल कर लेते हैं, तो 8,000 अगले बनेंगे। टोटल कितना हो गया 18,000। 18,000 को 1000 यूनिट से डिवाइड किया, सॉरी 200 यूनिट से डिवाइड किया, तो प्राइस आपकी 90 आ गई। तो आपने कहा जी कि रेवेन्यू मेरा कितना है 90 रुपीज का, यानी 9,000 को अपनी इनकम कहूंगा। पैसे कितने लिए 10,000, तो 1000 क्या हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी, क्योंकि अगली दफा कितने पैसे देगा 8,000। तो जैसे अगले 500 यूनिट देंगे तो क्या करेंगे, एंट्री पास करेंगे कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट बैंक डेबिट और कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, वो भी 9,000 से रिकॉग्नाइज होगी। व्हाट दैट मींस इज, इसको बेसिकली हम इसके अंदर कवर करते हैं जो कि कंसीडरेशन पेएबल टू कस्टमर्स होता है। व्हाट द आइडिया, ओके। तो नाउ वी आर विद द स्टेप नंबर 4, और स्टेप नंबर 4 क्या है, एलोकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस। एलोकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस में जो मेजर प्रिंसिपल है वो है आपका स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइसेस। यानी अगर आप ये चीजें इकट्ठी बेच रहे हैं तो क्या अलग-अलग भी बेचते हैं, क्लियर। और अगर आप अलग-अलग बेचते हैं तो उनकी जो स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइसेस है उसका एग्रीगेट कर लें। ट्रांजैक्शन प्राइस आपके पास ऑलरेडी है तो उसके प्रो डाटा के अकॉर्डिंगली वैल्यूज। अब जाहिर है कि सम टाइम आपको ये भी इंफॉर्मेशन एग्जामिनर दे सकता है कि जनाब जो प्रोडक्ट है ना इसके ऊपर तो हम डिस्काउंट नहीं देते। इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो बीच का डिस्काउंट का एलिमेंट होगा वो सिर्फ अगली वाली प्रोडक्ट्स पे जाएगा। तो यहाँ दो एग्जांपल्स भी आपको दी गई हैं कि सम टाइम आप फर्स्ट करें टोटल प्राइस जो है वो यहाँ पे कितनी है जी 140 है, नहीं 140 नहीं है, टोटल प्राइस 100 है और 140 जो है वो टोटल है। अगर हम उनकी ट्रांजैक्शन प्राइस को ऐड कर लें, फर्स्ट करें आप 100 में सेल कर रहे हैं तो अगर तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो 100 जो है वो 55 45 और 40 55 और 45 की रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, अगर इन्फॉर्मेशन है कि ए के ऊपर तो हम डिस्काउंट देते ही नहीं है तो फिर क्या होगा, ए को पूरा 40 एलोकेट हो जाएगा और बाकी जो 100 में से 40 लेस कर 60 बचा, 60 इसका मतलब इन दोनों के लिए, तो बाकी सारा का सारा डिस्काउंट है इनको एलोकेट हो। तो यूं ये आपके पास सामने एग्जांपल्स गिवन है हाउ टू कैलकुलेट दैट ट्रांजैक्शन सॉरी हाँ जी, ये जो स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस है उसको डिटरमिन कैसे करते हैं। सम टाइम तो अगर इंडिविजुअल प्रोडक्ट मार्केट में बिक रही हो तो वही उनकी स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस है। अगर कोई प्रोडक्ट मार्केट में ना बिक रही हो तो फिर हम कहते हैं कि जी कॉस्ट प्लस टेक्निक यूज कर लें, यानी अगर आपकी कॉस्ट 100 पे है और आप कहते हैं नॉर्मली 20% ऐड करते हैं तो 120 जो है वो आपकी स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस हो जाती है। सम टाइम आपकी प्रोडक्ट तो मार्केट में सेल नहीं हो रही लेकिन जो रिलेटेड प्रोडक्ट्स होती हैं वो मार्केट में सेल हो रही होती है तो फिर हम उसको एडजस्टेड सेल प्राइस कह देते हैं। जैसे फर्स्ट में आपकी गुड जो है वो सेल तो नहीं हो रही, उसी तरह की मिलती जुलती चीज जो है वो मार्केट में बिक रही है लेकिन वो आपसे 10% सुपीरियर या 10% इंफीरियर है तो आप फिर आप क्या करेंगे, या तो इसको 110 कर लेंगे या फिर उसको 90 कर लेंगे, क्लियर। इसको एडजस्टेड सेलिंग प्राइस कहते हैं। और तीसरी चीज होती है जिसको हम कहते हैं रेसिडुअल। रेसिडुअल का मतलब ये होता है कि आपने तीन चीजें देखी, दो की प्राइस आपको पता है और टोटल आपको पता है, तो दो की प्राइस ले लें, टोटल में से दो की लेस करें, जो बाकी बचेगी वो तीसरे की। तो देन क्या होता है कि सारी की सारी डिस्काउंट जो होती है वो तीसरी वाली को एलोकेट हो जाती है। ये भी पॉसिबल है कि एक ही कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डिफरेंट गुड्स के लिए आपको डिफरेंट टेक्निक्स यूज करनी पड़े, बट आप अगर स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस डिटरमिन कर लेते हैं तो अगला काम तो सिंपल उसकी एलोकेशन ही होता है। अच्छा, यहाँ छोटी सी बात करनी थी और वो है एलोकेशन ऑब्जेक्टिव। एलोकेशन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो टोटल प्राइस है उसके अंदर जो किसी भी प्रोडक्ट का शेयर निकल के आ रहा है ना, वो उस बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल को मीट करना चाहिए कि ये उसकी स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वही है जो पहले मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि लेट्स से एग्जामिनर कहता है कि ए बी सी प्रोडक्ट्स हैं, ए की प्राइस इतनी है, बी की इतनी है, सी की इतनी है, लेकिन जब आपको अलग से स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइसेस गिवन है तो हमने देखा कि ये तो कॉरेस्पॉन्ड नहीं कर रही है उनको। तो हमने जो एलोकेशन ऑब्जेक्टिव है वो तो वो अचीव करना है जिसमें
वो अपनी स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस को कॉरस्पॉन्ड करें। इसीलिए हमने कहा कि पहले आप टोटल ट्रांजैक्शन प्राइस ले लें और फिर उनको स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइसेस के अकॉर्डिंगली डिटरमाइन कर लें। यानी पॉसिबल है कि जिसकी एग्जामिनर प्राइस 15 कह रहा है उसकी 15 ना आए 12 आ जाए। तो इसलिए जो उसने एलोकेशन खुद की है वो रेलेवेंट नहीं है, रेलेवेंट उसकी स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस है। इसके साथ ही एक बात और कि समटाइम एग्जामिनर क्या करेगा, फिक्स्ड प्राइस किसी एक प्रोडक्ट को एलोकेट कर देगा और वेरिएबल किसी दूसरी प्रोडक्ट को एलोकेट कर देगा। तो ये यू हैव टू डिटरमाइन कि ये जो फिक्स्ड पोर्शन है वो भी अपनी स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है और जो वेरिएबल है वो भी अपनी स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है। अगर ऐसे नहीं होगा तो अगेन आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फिर क्या करना पड़ेगा, फिक्स्ड और वेरिएबल को ऐड करना पड़ेगा और दोनों को फिर वेरिएबल का शेयर भी देंगे और फिक्स्ड का शेयर भी देंगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो अंडरलाइन प्रिंसिपल है वो क्या है कि जो खुद से कोई एलोकेशन ट्रांजैक्शन अकाउंटेंट के अंदर गिवन है वो रेलेवेंट नहीं है। रेलेवेंट क्या है, उसकी स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस। क्लियर? इसकी कुछ एग्जांपल्स भी हैं जो आपको मिल जाएंगी। ओके, फाइनली वी आर विद दिस कॉन्सेप्ट कि आपने रेवेन्यू जो है वो कब रिकॉग्नाइज करना है, जब कंट्रोल ट्रांसफर होता है। कंट्रोल कैन बी ट्रांसफर्ड ओवर द टाइम, कंट्रोल कैन बी ट्रांसफर्ड एट ए पॉइंट। क्लियर? ओवर द टाइम का मतलब होता है कि रेवेन्यू फिर आपने स्टेज ऑफ कंप्लीशन बेसिस पे रिकॉग्नाइज करना है। क्लियर? उसमें आपकी टेक्निक्स कॉस्ट टू कॉस्ट भी हो सकती है, सर्टिफाइड मेथड, वर्क सर्टिफाइड मेथड भी हो सकता है, सर्वे मेथड कहते हैं वो भी हो सकता है। ठीक है? स्टैंडर्ड ओवर द टाइम के लिए कंडीशंस दे देता है, एट द पॉइंट ऑफ टाइम के लिए कंडीशन नहीं देता। 3 कंडीशन में से अगर कोई एक भी कंडीशन मीट हो रही हो तो हम कहते हैं रेवेन्यू जो होगा वो ओवर द टाइम यानी स्टेज ऑफ कंप्लीशन बेसिस पे एलोकेट होगा। नंबर 1 इज कस्टमर साइमल्टेनियसली रिसीव्स एंड कंज्यूम्स फूड सर्विसेज हैं, इंटरनेट सर्विसेज हैं, वाटर सर्विसेज हैं, क्लीनिंग सर्विसेज, क्योंकि जैसे जैसे मिल रही होती हैं वैसे वैसे कंज्यूम हो रही है। इलेक्ट्रिसिटी है, गैस है। कस्टमर कंट्रोल एसेट यानी जो एसेट है वो कस्टमर के प्रेमिसेस में बन रहा है और वो डेली बेस पे या उसकी सुपरविजन में बन रहा है। तो उसके केस में क्या होगा, वो खुद रोज उसको सर्टिफाई करता है। और तीसरा है एंटिटी डजंट क्रिएट एन एसेट विद एन अल्टरनेटिव यूज, यानी स्पेसिफिक कस्टमर के लिए डिजाइंड एसेट जिसका कोई और यूजर ही नहीं है विदाउट मेजर मॉडिफिकेशन। और उसके साथ अगली कंडीशन भी अटैच है कि आपके पास एनफोर्सेबल राइट है कि जितना आपने कंप्लीट कर लिया उसके पैसे भी आप रिकवर कर सकते हैं। यानी वो आपके पैसे अगर आपने बना दिया है लेकिन वो पैसे आपको नहीं मिलेंगे तब भी ये कंडीशन मीट नहीं होगी, फिर वो एट द पॉइंट ऑफ टाइम में चला जाएगा। दोनों मीट होनी चाहिए, यानी एसेट जो है वो स्पेसिफिक नेचर का होना चाहिए और साथ क्या होना चाहिए, आपका एनफोर्सेबल राइट भी होना चाहिए। देन यू कैन रिकॉग्नाइज द रेवेन्यू ऑन ओवर द टाइम बेसिस। लेकिन अब अदरवाइज जो रेवेन्यू होगा वो एट द पॉइंट ऑफ टाइम होगा, वो डिलीवरी का टाइम हो सकता है, वो इंस्टॉलेशन का टाइम हो सकता है, आपने डिटरमिन करना होता है कस्टमर ने कंट्रोल कर दिया। ठीक है? लेकिन अब और भी बहुत सारी चीजें हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट एसेट रिसीवेबल कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी का रिलेशनशिप है। फिर उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट की अकाउंटिंग है, ये भी आपके कोर्स में है, इसके ऊपर एग्जांपल्स भी हैं। फिर ये सर्टन आगे भी एरियाज हैं। राइट ऑफ रिटर्न होगा तो क्या करेंगे, वारंटीज अगर दी है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तो कब वारंटी जो होगी वो IFRS 15 का पार्ट होगी, कब IAS 37 में जाएगी, ये अपने रेलेवेंट नहीं है। फॉरवर्ड परचेज कॉल ऑप्शन, नॉन रिफंडेबल अपफ्रंट फी अगर आपने दी है तो उसकी क्या अकाउंटिंग, ये भी आपके कोर्स में है। बिल एंड होलसेल, ये भी आपके कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम्स, ये भी मेरे ख्याल आपके कोर्स में नहीं। हाँ, ये इसका फ्लो चार्ट है। और फिर ये अपने रेलेवेंट नहीं है। दैट्स इट। कुछ समझ आया कि टाइम हो गया, आज हमारे पास थोड़ा काम था। इसके साथ में ये आपको एक्सेल की एग्जांपल भी मिल जाएगी, उसमें स्टेप बाय स्टेप यानी जो एग्जांपल सॉल्व हुई है ना उसके अंदर उसका स्टेप्स भी गिवन है साथ।